हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 ईयर्स में बच्चों टोटल अपनी 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स के सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज हमारा बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 10 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। हर पीवाईक्यू को बच्चों पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है एज ए क्लास नोट्स, जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ये पब्लिक चैनल है बच्चों, टेलीग्राम चैनल @mathswag, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं बस। ठीक है ना, डन। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है उसको थोड़ा सा एक बार बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या, देसी लैंग्वेज में अगर हम सीखे तो जैसे कि अपने पास दो काम है, ए और बी। ए और बी के अपने पास दो काम है। ठीक है, दोनों काम मैंने साथ में करने हैं ऑर्डर में। कैसे? ऑर्डर में। ऑर्डर में मतलब पहले मुझे ए करना है फिर मुझे बी करना है। ठीक है, मेरे पास दो काम है ए और बी, दोनों काम मुझे साथ में करने हैं ऑर्डर में। पहले मुझे ए करना है फिर मुझे बी करना है। तो क्या करूंगा मैं, उसके होने के चांसेस क्या है फिर, तो क्या करूंगा, पहले मैंने ए की प्रोबेबिलिटी लिखी, ए के होने के चांसेस क्या है। फिर मैंने बी की प्रोबेबिलिटी लिखी ए के होने के बाद। इसका स्लैश का क्या मतलब है, बी गिवन ए, मतलब ए के होने के बाद बी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ए के होने के बाद बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई करेंगे। डन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दो काम आपने साथ में करने हैं ऑर्डर में। तो आपने क्या किया, बस ए की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर ए के होने के बाद बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखी। ऐसी मान लो आपने तीन काम करने हैं, तो ए बी सी ऑर्डर में करने हैं। पहले ए किया, फिर ए के होने के बाद जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो लिखी, फिर ए और बी के होने के बाद जो सी की प्रोबेबिलिटी है वो लिखी। डन है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अगर आपने काम साथ में करना है ऑर्डर में। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑर्डर मैटर्स। डन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तीन काम है, ए बी सी। ए को पहले किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया। तो ए की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी लिखी, और ए और बी होने के बाद फिर सी की प्रोबेबिलिटी लिखी। इनमें होता क्या है बच्चों, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी में चेंज आ सकता है। ठीक है ना, तो ए के होने के बाद जो बी की प्रोबेबिलिटी होगी वो लिखोगे। डन, क्लियर। क्वेश्चंस करेंगे उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज होती है जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स है ए और बी। यहां पर तो क्या था कि ए के होने पर बी की प्रोबेबिलिटी में चेंज आ सकता था, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि ए के होने पर बी की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि दोनों अलग अलग है काम, बट काम आपने साथ में करने हैं। तो काम अगर साथ में करने हैं तब भी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इंटरसेक्शन मतलब दोनों को काम को आपने साथ में करना है, और दोनों इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ए के होने पर बी पे फर्क नहीं पड़ रहा, बी के होने पर ए पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी, इसमें भी क्या कर रहे हैं, बस प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है बच्चों जैसे हम पीएनसी में करते थे। पीएनसी में मान लो आपको दो तीन काम साथ में करने हैं, तो आप क्या करते थे, उनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करते थे। वही चीज यहां पर है, अगर आपने काम साथ में करने हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। दैट्स इट। क्वेश्चंस करेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है। बहुत ही सिंपल है बट प्रॉपर तरीके से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बस बेसिकली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन और कुछ नहीं है। जैसे कि ये वाला देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि दो मार्बल निकालने हैं सक्सेशन में। अब सक्सेशन मैंने हाईलाइट किया है, सक्सेशन ही बोलेंगे ना, वटएवर जो भी बोलेंगे, इसको मैंने हाईलाइट किया। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। पहले तो दो मार्बल निकालने, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा कि दो मार्बल में इकट्ठे निकाल रहा हूं। सक्सेशन का क्या मतलब है कि पहले मैंने एक मार्बल निकाला, उसके बाद मैंने दूसरा निकाला। समझ गए, दो काम हो गए ए और बी। ए क्या है, पहले मैंने एक मार्बल निकाला, रिप्लेसमेंट दी है, हाँ रिप्लेसमेंट दी है, तो ये भी ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो क्या है, जो जो मेन मेन चीजें वो मैंने हाईलाइट की हुई है। सक्सेशन एंड रिप्लेसमेंट, दो मार्बल। इसका मतलब क्या है कि एक मार्बल निकाला, चेक किया कि मेरे पास कौन सा कलर आया है, उसको मैंने वापस रख दिया, उसको वापस रख दिया। रिप्लेसमेंट का मतलब उसको वापस रख दिया बैग में। बैग में से एक मार्बल निकाला, मैंने चेक किया कि मेरे पास कलर क्या आया है, उसके बाद मैंने उसको वापस रख दिया, फिर दोबारा से मैंने दूसरा मार्बल निकाला। समझ गए ना बात, डन है, क्लियर। सक्सेशन का मतलब है कि वन बाय वन, इकट्ठे नहीं निकाले दो मार्बल, एक एक करके। रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकाला उसको वापस रख दिया। डन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 10 रेड है, तो सीधा मैं क्वेश्चन करूंगा।
10 रेड, 30 व्हाइट, 20 ब्लू, 15 ऑरेंज। मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे पहली बॉल में रेड चाहिए, बॉल बोल रहा हूं मार्बल, और दूसरे में मुझे व्हाइट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? बस सीधा प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। पहली में मुझे रेड चाहिए, दूसरी में मुझे व्हाइट चाहिए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। दोनों काम साथ में हो रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। पहले मैंने रेड निकालना है, फिर मुझे व्हाइट निकालना है। अब रेड निकालने के कितने चांसेस है? फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं? 10। टोटल कितने हो गए यहां पर? 30, 40, 50, 60, 60 और 75। 75 ये चेक कर लेना बेटा। डन है? ये तो किसकी होगी? 30, 40, 50, 60, 75। डन। ये तो किसकी होगी? रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब जो मैंने रेड मार्बल निकाला वो मैंने वापस रख दिया, फिर मैंने व्हाइट निकालने की लिख दो। व्हाइट निकालने की क्या है? 30 अपॉन 75। दैट्स इट। सर अगर वापस ना रखते तो क्या होता? अभी आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, डन। आई होप ये क्लियर है। डन है बच्चा पढ़ी? फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करना है, कर देंगे। तो ये कि अपना सिंप्लीफाई कर लेना यार, आंसर मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा। ये क्लियर है? बस दो काम साथ में की, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। सबसे इजी क्वेश्चन 24 का। एक और है, ये भी 24 का है, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या था? इसमें रिप्लेसमेंट थी, अब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब ध्यान से देखना। ठीक है, 6 व्हाइट है, 9 ब्लैक है। अगेन 2 सक्सेसिव ड्रॉज है। अब इसमें बच्चों यहां पे ये ध्यान दो, 2 सक्सेसिव ड्रॉज है 4 बॉल्स का, मतलब 2 ड्रॉ निकाले, हर ड्रॉ में मैं 4 बॉल्स निकाल रहा हूं। मतलब कि मैंने पहले 4 बॉल्स निकाली, फिर उनको मैंने वापस नहीं रखा। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उनको मैंने वापस नहीं रखा। मैंने 4 बॉल निकाली, उनको अलग कर दिया, फिर मैंने दूसरी बार 4 बॉल्स और निकाली। समझ गए बात? मेरे पास एक बैग था, पहले मैंने 4 बॉल्स निकाली, उनको अलग से रख दिया, फिर दोबारा मैंने 4 बॉल्स निकाली। डन है? इसमें क्या था? एक एक करके निकाल रहे थे, इसमें दोनों बार में 4 बॉल्स निकाल रहा हूं। तो पहले में क्या बोल रहे हैं? पहले में सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए, सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए। दूसरे में सारी की सारी ब्लैक होनी चाहिए। तो पहले में सारी व्हाइट, दूसरे में सारी ब्लैक। तो व्हाइट होने के कितने चांसेस है? फटाफट से देख लो। 6/15, 6/15, 6/15। ब्लैक होने के कितने चांसेस है? 9/15। एरर आएगा। एरर क्या आएगा? ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि अब यहां पे क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो आपने 4 बॉल निकाल ली वो बाहर हो गई है, वो बाहर हो गई है। तो जो आपने 4 बॉल निकाल ली वो बाहर हो गई, वो क्या हो गई? बाहर हो गई। तो 6 पहले अपन ने कितनी निकाली? व्हाइट, 6/15 इंटू, फिर जो 4 बॉल बाहर होगी तो कितनी बच गई? कितनी बचेगी? 11। अब 11 में ब्लैक कितनी है? 9 ब्लैक है। डन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेक कीजिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, पिछले में मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी। ये ना, एक मिनट, अपने को बच्चों 4 बॉल्स निकालनी थी। सच, बॉल्स कितनी निकालनी है? 4। ये तब लिखते जब आपको एक ही बॉल निकालनी होती, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लू, एक व्हाइट एक ब्लू। एक व्हाइट निकालने के 6/15 चांसेस है, एक ब्लैक निकालने के फिर 9/11 चांसेस है। बट अपने को बेटा 4 बॉल्स निकालनी है, तो यहां पर अपने को पीएनसी लगानी पड़ेगी। फिर क्या लगानी पड़ेगी? पीएनसी। इसलिए आप ना यहां पर 4 व्हाइट लिख लिया करो, 4 व्हाइट 4 ब्लू, ब्लैक सॉरी। तो 4 व्हाइट लेने के कितने चांसेस है? अवेलेबल कितनी है? 6। 6 में से आपने 4 व्हाइट सिलेक्ट करी, 6 में से 4 व्हाइट सिलेक्ट करी, टोटल कितनी है? 15। 15 में से 4 ली। फिर ब्लैक निकालने के कितने चांसेस है? अब आपने ये मान लिया कि जो 4 बॉल्स आपने निकाली वो व्हाइट निकाली थी, तो उन व्हाइट को आपने अलग कर दिया। फिर ब्लैक निकालने के 9C4, और नीचे क्या आ जाएगा? फिर टोटल कितनी है? 15। 15 में से 4 निकाल ली, सॉरी टोटल अपनी अब 11 रहेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि 4 बॉल्स तो अपन ने क्या कर दी? अलग कर दी। डन है? टोटल कितनी रहेगी? 11। क्लियर है? अब देख लेना। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्शन से होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे 4 बॉल्स चाहिए थी, तो 6 में से 4 व्हाइट निकाल ली, ये टोटल केसेस हो गए। 15 में से 4 निकाल ली। फिर ब्लैक में से 9 में से 4 निकाल ली, बची कितनी? 11। फिर 11 में से 4 निकाल ली, बची 11। क्यों? क्योंकि जो 4 निकाली थी वो आपने अलग कर दी। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से भी वाला देखेंगे। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको चेक कीजिएगा। अब इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में बच्चों? फ्लो डायग्राम बना लिया करो। क्या बना लो? फ्लो डायग्राम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अब ध्यान से देखना। अपने पास एक बैग है, अपने पास एक बैग है जिसमें 5 रेड है 2 ग्रीन है, 5 रेड है और 2 ग्रीन है। चलो मैं उसी कलर में लिख देता हूं जिस कलर में है, 5 रेड और 2 ग्रीन।
ठीक है, डन है। चलिए 5 रेड है और 2 ग्रीन है, ये बोल रहे हैं 5 रेड और 2 ग्रीन है। अब क्या बोल रहा है कि बच्चों एक बॉल उसने निकाल ली। अब 2 केसेस बनेंगे, यहां पे ध्यान रखना। अगर तो बॉल ग्रीन है, अगर बॉल आपने जो निकाल ली वो क्या है, ग्रीन है, आपने क्या निकाल ली, ग्रीन बॉल निकाल ली। क्या निकाल ली, ग्रीन बॉल। तो अगर आपने ग्रीन बॉल निकाल ली, इसमें से एक बॉल मैंने निकाल ली, वो ग्रीन आ गई, ग्रीन आ गई, तब आप क्या करोगे, उसमें रेड बॉल को ऐड कर दोगे इस बैग में, और जो निकाल ली वो वापस नहीं जाएगी। देखो लिखा हुआ है द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न टू द अर्न। तो जो आपने ग्रीन बॉल निकाल ली उसको वापस नहीं भेजना, उसको वापस नहीं भेजना, ठीक है। तो इस बैग में से मैंने एक ग्रीन बॉल निकाल ली, एक ग्रीन बॉल निकाल ली, निकालने के बाद उसको वापस नहीं डालना, बट उस ग्रीन बॉल की जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा, रेड बॉल। उस ग्रीन की जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा, रेड बॉल। 1 रेड बॉल इज एडेड, डन है, 1 रेड बॉल इज एडेड। फिर उसके बाद मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके बाद मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल क्या आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। सेकंड बॉल क्या आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए, एक रेड, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम बनाओ, फ्लो डायग्राम इस तरीके से बना लिया करो। अगर जो आपने पहली बॉल निकाल ली वो रेड आ गई, इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड, अगर पहली बॉल आपकी रेड आ गई, पहली बॉल क्या आ गई, रेड, तो उसमें ग्रीन बॉल ऐड होगी। तो क्या ऐड होगी, ग्रीन बॉल, और जो रेड निकाल ली वो बाहर कर देंगे, जो रेड निकाल ली वो बाहर कर देंगे। तो एक ग्रीन बॉल आपने ऐड करी। ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को, ठीक है ना, इज एडेड। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इस तरीके से फ्लो डायग्राम बना लिया करो बच्चों। एक बैग था, उसमें 5 रेड 2 ग्रीन थी, उसमें से मैंने एक ग्रीन निकाल ली, एक ग्रीन निकाल ली। तो अगर एक ग्रीन निकाल रहा हूं तो मुझे क्या बोला है कि इफ बॉल ड्रॉन इज ग्रीन रेड बॉल इज एडेड। तो ग्रीन निकाल ली, रेड मैंने ऐड कर दी, और फिर अगर मैंने रेड निकाली ग्रीन ऐड कर दूंगा। और तब भी मुझे सेकंड बॉल कौन सी चाहिए, सेकंड बॉल इज ड्रॉन देन प्रोबेबिलिटी इज रेड। सेकंड बॉल पे भी मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, रेड ही चाहिए। मतलब फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, मुझे रेड चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए फाइनल, मुझे रेड की। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। आपके पास एक बैग था, 5 रेड 2 ग्रीन थी उसमें से पहले आपने एक बॉल निकाल ली। अगर वो ग्रीन है तो मैं रेड ऐड करूंगा, अगर वो रेड है तो मैं ग्रीन ऐड करूंगा। उसके बाद मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, ठीक है। तो ग्रीन निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहां पे बता दो। ग्रीन निकालने की 2/7 फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। ग्रीन निकल गई बट आपने रेड ऐड कर दी, ग्रीन निकल गई रेड ऐड कर दी, तो टोटल रेड कितनी हो गई, 6। रेड कितनी हो गई, 6। टोटल बॉल्स तो अभी भी उतनी रहेंगी, टोटल बॉल्स उतनी रहेंगी। क्यों, क्योंकि एक गई एक आ गई, एक गई एक आ गई, एक आ गई रेड आई, और रेड मुझे चाहिए थी, तो टोटल 6/7 हो गई। फिर क्या करेंगे, इन दोनों काम को क्या करना है आपने, साथ में करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 इंटू 6/7, डन। अब यहां पे आ जाओ। अब रेड निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5/7। रेड निकाल ली, ग्रीन ऐड कर दी। अब आप ग्रीन ऐड कर रहे हो तो रेड तो उतनी रहेंगी, रेड उतनी रहेंगी, और टोटल भी उतनी रहेंगी। चेक कर लो, 5/7, डन है, क्लियर है। ओ सॉरी, रेड अपन निकाल चुके हैं ना, एक रेड निकाल चुके हैं, तो 4/7, क्योंकि एक रेड हम निकाल चुके हैं। एक रेड निकाल चुके तो 5 में से कितनी रह गई, 4 रह गई, डन है। तो बस अब अपना आंसर हो जाएगा, इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2/7 इंटू 6/7 प्लस 5/7 इंटू 4/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, कैसे करना है। और ये दोनों केसेस अलग अलग है, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों फ्लो डायग्राम बना लिया करो। फ्लो डायग्राम से ज्यादा इजी लगता है, फिर आपको समझ में आ जाती है चीजें कि हो क्या रहा है, डन है। चलिए, तो यहां पे आया 2/7 इंटू 6/7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना। बैग था, उसमें ग्रीन बॉल निकाली, ग्रीन बॉल निकल रही है तो रेड बॉल ऐड करी, और ग्रीन जो निकल गई उसको बाहर कर दिया, वो वापस नहीं डाली बैग में, रेड बॉल ऐड करी। तो ग्रीन निकालने की 2/7 है। फिर जब रेड ऐड कर दी तो रेड कितनी होगी, टोटल 6। तो 6 निकालने के, रेड बॉल निकालने के 6/7 है। नंबर ऑफ बॉल सेम रहेगी क्योंकि एक निकाली एक ऐड कर दी, डन। फिर अपन ने रेड निकाली, रेड निकालने की 5/7 है। रेड निकली तो ग्रीन बॉल आपने ऐड करी। अब ग्रीन ऐड हुई है, रेड नहीं ऐड हुई, और एक रेड आपकी निकल चुकी है,
तो 4 रेड बच गई, तो 1 रेड निकालने के 4/7 है, नंबर ऑफ बॉल सेम रही। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है, फटाफट से ये वाला ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है, 6 व्हाइट 4 ब्लैक है। अब यहां पे देखना दो केसेस क्या हो रहे हैं। पहले तो बैग बना लो, बैग चलो बाद में बनाएंगे। क्या बोल रहा है अब इसमें, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब पहले यहाँ पे बैग से बॉल नहीं निकाल रहे, पहले इसमें क्या हो रहा था, इस बैग से एक बॉल निकाल ली, फिर इसी बैग से दूसरी बॉल निकाल ली, ये था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले डाई रोल कर रहे हैं। क्या रोल कर रहे हैं, डाइस। खेलते हैं ना लूडो वुडो हम, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, पहले डाई रोल किया। अब उस डाई में जितना नंबर आएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि उस डाई में जितना नंबर आएगा, मान लो 3 आ गया, मैंने गिट्टा फेंका, गिट्टे में 3 आ गया, तो मतलब 3 आ गया, तो मतलब फिर मुझे बैग से कितनी बॉल्स निकालनी है, 3 बॉल्स निकालनी है। ये मतलब है क्वेश्चन का, कि डाई इज रोल्ड वंस, देन द नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड, इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। समझ में आ गया, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन द डाई आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। मतलब जितना नंबर डाइस पे आएगा उतनी बॉल्स मुझे निकालनी है। तो मतलब 1 नंबर आया तो मुझे 1 बॉल निकालूंगा, 2 नंबर आया तो 2 बॉल्स निकालूंगा, 3 नंबर आया 3 बॉल्स निकालूंगा, 4 नंबर आया 4 बॉल्स निकालूंगा। तो मतलब कि डिपेंड किस पे कर रहा है, डाई पे। तो पहले हम डाइस फेंक रहे हैं, फिर बॉल्स निकाल रहे हैं। 2 काम हो गए, दोनों काम साथ में करने हैं। ठीक है, और केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, मान लो नंबर 1 आया, मान लो नंबर 2 आया, मान लो नंबर 3 आया, मान लो नंबर 4 आया, मान लो नंबर 5 आया, मान लो नंबर 6 आया। कितने केस बन गए, 6। केसेस को क्या करेंगे, ऐड। तो क्या क्या लिखेंगे हम, मान लो प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 नंबर आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और फिर 5 आया, 6 आया। इस तरीके से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, और 6 आया। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, मैंने लिखी डाइस की। मान लो एक नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, 4 नंबर आया, 5 नंबर आया, 6 नंबर आया। डन है। अब मान लो 1 नंबर आया, तो मुझे बॉल्स कितनी निकालनी है, 1, और वो सारी की सारी बॉल्स व्हाइट होनी चाहिए। सारी की सारी बॉल्स क्या होनी चाहिए, व्हाइट। डन है। तो मैं सीधा लिख देता हूं बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो पहले मैंने डाइस फेंका, उसमें नंबर 1 आ गया, तो जो व्हाइट बॉल है वो मुझे एक व्हाइट बॉल निकालनी है। फिर मैंने डाइस फेंका, उसमें नंबर 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब कि मुझे कितनी व्हाइट निकालनी है, 2 व्हाइट निकालनी है। फिर मैंने नंबर डाइस फेंका, उसमें नंबर 3 आ गया, 3 आ गया, तो मतलब मुझे कितनी व्हाइट निकालनी है, 3 व्हाइट निकालनी है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये केस बन गए। फिर मैंने, या फिर ये केस हो सकता है कि 4 आ गया, 4 आ गया तो 4 व्हाइट निकालनी पड़ेगी, या फिर 5 आ गया तो 5 व्हाइट निकालनी पड़ेगी, या फिर 6 आ गया तो 6 व्हाइट निकालनी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। डन। पहली प्रोबेबिलिटी मैंने किसकी लिखी है, डाइस की। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी लिखी है, बॉल की। समझ गए। 6 व्हाइट अवेलेबल है ना, 6 की 6 व्हाइट हो सकती है, 6 की 6 व्हाइट हो सकती है। ये भी चेक कर लेना कि 6 अवेलेबल है। मान लो 6 अवेलेबल ही नहीं होता, 5 व्हाइट होता, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता, 0, क्योंकि 6 व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, 6 निकल ही नहीं सकती अगर वहां पे 5 होता तो। डन है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन क्लियर है ना। बस पहले डाइस फेंका, डाइस में आपने देखा कितना नंबर है, 3 है, तो मैंने वहां से 3 बॉल्स निकाली। मैंने डाइस फेंका, डाइस में देखा 5 है, मैंने वहां से 5 बॉल्स निकाली। मैंने डाइस फेंका, डाइस में देखा 2 है, तो मैंने वहां से 2 बॉल्स निकाली। मतलब कि जितनी बॉल्स निकालनी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइस पे, कि डाइस पे कितना नंबर आ रहा है। तो पहले आपने डाइस फेंका, फिर बॉल्स निकाली, पहले डाइस फेंका, फिर बॉल्स निकाली, दोनों काम साथ में कर रहे हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया। अब केसेस बनेंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। या आ गया तो प्लस हो गया, या आ गया तो प्लस हो गया। डन है। अब बच्चों 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और 1 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल कितनी है, 6, 6/4, 6/10, सॉरी, टोटल कितनी है, 10। क्लियर है। सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए, डाइस रोल नंबर ऑफ इक्वल। ठीक है, डन, क्लियर। चलिए अब इस पे आ जाओ। अब इसको मैं सी में, अब 2 डाइस पे 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6 है। फेवरेबल 1 है, टोटल 6 केसेस है, 1 2 3 4 5 6, और दोनों व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों व्हाइट चाहिए, तो दोनों व्हाइट मतलब 6 में से 2 सिलेक्ट करी, और फिर 10 में से 2 सिलेक्ट करी। ये फेवरेबल अपॉन टोटल, तो इसको भी मैं सी में लिख देता हूं। 1 व्हाइट चाहिए तो 6 में से 1 सिलेक्ट करी, 10 में से 1 सिलेक्ट करी। समझ रहे हो ना बात। फिर इधर आ जाओ, 1/6, फिर 3 सिलेक्ट करनी है, 63/10c3, फिर 4 सिलेक्ट करनी है, 64/10c4,
डन है? तो इस तरीके से यहां पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। फिर 1/6 इंटू 65 अपॉन 10c5, फिर 1/6 इंटू 66 अपॉन 10c6, इन सबको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। डन है? चलिए, तो ये पहला केस हो गया जब 1 नंबर आया, ये दूसरा केस हो गया जब 2 नंबर आया, ये तीसरा केस हो गया जब 3 नंबर आया, ये चौथा केस हो गया जब 4 नंबर आया, ये पांचवा केस हो गया जब 5 नंबर आया, ये छठा केस हो गया जब 6 नंबर आया। इन सबको ऐड कर देना है। डन है? मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? ऐड। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। बस क्लियर है? इसको सोल्व कर लेना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है? क्लियर? पहले डाइस फेंका, फिर बॉल निकाली, तो डाइस की प्रोबेबिलिटी लिखी, साथ में बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, ठीक है ना? इसमें से 1/6 आप कॉमन ले सकते हो, 1/6 क्या आ जाएगा? कॉमन, 1/6 कॉमन ले लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, रीड कीजिए इसको एक बार। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, अब यहां पे भी फ्लो डायग्राम बना लेना। एक क्वाइन है, उसको अपन ने टॉस किया, अब बोल क्या रहा है, अगर क्वाइन में हेड आया, अगर क्वाइन में हेड आया, क्वाइन में हेड आया तो मैं 2 डाइस फेंकूंगा, 2 पेयर ऑफ डाइस फेंकूंगा, ये बोल रहा है। अगर हेड आया तो मैं पेयर ऑफ डाइस फेंकूंगा, और उस पेयर ऑफ डाइस में सम कितना आना चाहिए? 7 और 8। ये बोल रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे? 7 और 8 की, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन को समझो, पहले मैंने क्वाइन फेंका, अगर क्वाइन में हेड आया तो मैं 2 डाइस फेंकूंगा। क्या फेंकूंगा? 2 डाइस। डाइस फेंकने पर उन पे जो नंबर्स आएंगे उनका मैं सम नोट करूंगा, उनका मैं सम नोट करूंगा। सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन देम इज नोटेड। और अगर मेरे पास टेल आया, टेल आया तो मैं एक पत्ता उठाऊंगा। कितने पत्ते हैं? 9 पत्ते हैं, जिनकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उन 9 पत्तों में से वेल शफल्ड पैक ऑफ 9 कार्ड्स, लिखा हुआ है ना 9 कार्ड्स, उन 9 पत्तों में से मैं एक पत्ता उठाऊंगा और फिर उसका नंबर नोट करूंगा। समझ गए क्वेश्चन? अब समझो ढंग से। मैंने क्या किया? सिक्का उछाला। क्या किया? क्वाइन को उछाला, ठीक है? मैंने देखा क्वाइन में क्या आया? हेड आया। क्या आया? हेड। फिर मैं 2 गीटियां उठाऊंगा, 2 गीटियों को फेंका, 2 गीटियों को फेंका, 2 डाइसिस को फेंका, उसमें मैंने नंबर्स देख लिए, नंबर्स का सम देख लिया कितना आ रहा है। डन? फिर मैंने, अगर क्वाइन में मेरे पास टेल आया, क्या आया मेरे पास? टेल आया। फिर मैं 9 पत्ते उठाऊंगा, उन 9 पत्तों में से एक पत्ता उठा लूंगा, उसका नंबर देखूंगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि वो नंबर क्या होना चाहिए? 7 या फिर 8। समझ गए बात? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या? अपना क्वाइन। हम क्या करेंगे? पहले क्वाइन को टॉस करेंगे। किसको टॉस करेंगे? क्वाइन को। इस तरीके से फ्लो डायग्राम बनाओ। अगर तो क्वाइन में क्या आता है? हेड आता है। क्या आता है? हेड। छोटे एरोस बना देते हैं। अगर क्वाइन में क्या आता है बच्चों? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 केस बनेंगे, या तो हेड आया या फिर टेल आया। अगर तो हेड आता है तो मैं डाइस रोल करूंगा। क्या रोल करूंगा? डाइस। 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस, डाइस बोले तो डाइस 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 डाइस, डी डाइस को कैसे लिखेंगे? DIC, आर रोल्ड। 2 डाइस को क्या कर दिया? रोल्ड कर दिया। समझ रहे? इस तरीके से फ्लो डायग्राम ना लग रहा हो आपको ना, क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन की। क्वाइन में हेड आया तो 2 डाइस रोल करूंगा, टेल आया तो एक पत्ता उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? एक कार्ड उठाऊंगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। किसमें से? ये 9 पत्तों में से। इन 9 पत्तों में से एक पत्ता उठाऊंगा, ठीक है? डन? तो 2 डाइस मैंने रोल किए। अब उन 2 डाइस में मुझे चाहिए क्या? ये बताओ। अब उन 2 डाइस का मैं क्या नोट करूंगा? सम नोट करूंगा। अब मुझे सम कितना चाहिए? देखो लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज इधर 7 और 8। जो नंबर आया है वो 7 और 8 होना चाहिए। तो मतलब कि इन दोनों डाइस का जो सम है वो क्या होना चाहिए बच्चों? 7 और 8। क्या होना चाहिए? 7 और 8। और उसमें जो मैंने कार्ड उठाया, उसका नंबर 7 और 8 होना चाहिए। कार्ड का नंबर 7 और 8 होना चाहिए। समझ गए बात? चीजें क्लियर है? चलिए, डन है कॉन्सेप्ट? तो ये पूरा फ्लो डायग्राम है। तो इस तरीके से बच्चों फ्लो डायग्राम बना लिया करो, क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाती है, जैसे अपन ने यहां भी बनाया था। डन है? चलिए, ठीक है बच्चों। यहां पे तो सीधा था कि 1 आया तो 1 बॉल निकालनी है, 2 आया तो 2 बॉल निकालनी है, 3 आया तो 3 बॉल निकालनी है। तो यहाँ पे अपन ने सीधा फ्लो डायग्राम के बिना कर दिया। ये फ्लो डायग्राम बना लो, स्टेप बाय स्टेप आपको दिख जाता है। हेड आया तो 2 डाइस फेंकूंगा, टेल आया तो कार्ड निकालूंगा। 2 डाइस फेंक रहा हूं तो उसमें मुझे सम 7 और 8 चाहिए,
कार्ड निकाल रहे हो तो कार्ड का नंबर 7 और 8 होना चाहिए। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख लो, क्या लिख लो? प्रोबेबिलिटीज। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आने के भी 1/2। क्वाइन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। अब सम आने की क्या होगी? सम मुझे 7 और 8 चाहिए। सम मुझे 7 और 8 चाहिए, किसमें? पेयर ऑफ डाइस में। इसको मैं अलग से निकाल के दिखाता हूं। अगर मुझे सम कितना चाहिए? 7। अब ध्यान से देखना बच्चों, सम मुझे कितना चाहिए? 7। तो उसके फेवरेबल केसेस देखो क्या बनेंगे। फेवरेबल केसेस, 2 डाइस फेंक रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं? 2 डाइस फेंक रहा हूं। अब 2 डाइस में मुझे 7 कैसे मिलेगा वो देखो। पहले डाइस में मान लो 1 आ गया, फिर दूसरे में मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, 6,1। फिर पहले डाइस में मान लो 2 आ गया, फिर दूसरे में मुझे 5 चाहिए, इसको उल्टा भी कर दो। फिर पहले डाइस में मान लो 3 आ गया और दूसरे डाइस में मुझे फिर 4 चाहिए। फिर पहले डाइस में मान लो 4 आ गया, तो ये तो सेम ही हो जाएगा। 4 वाला आ गया, 5 वाला भी आ गया और 6 वाला भी आ गया, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6। तो 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बता दो। फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल केसेस 6 है और नीचे क्या आता है? 6 × 6 आता है। 6 × 6 क्यों? 2 डाइस फेंक रहे हैं ना, 2 डाइस फेंक रहे हैं, पहले डाइस पे भी 6 आउटकम्स, दूसरे के भी 6 आउटकम्स। डन। तो ये क्या बन गया? 1/6। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 का सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। डन। फिर आ जाओ, सम आपको कितना चाहिए? या फिर सम कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी लिख लो, उसके फेवरेबल केसेस लिख लो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा बच्चों। अब मुझे सम मान लो 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8। तो 8 के लिए पहले में अगर मेरे पास 1 आ गया तो क्या दूसरे में 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो 1 वाला तो मेरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि डिजिट में 6 तक होते हैं। फिर मान लो पहले में मेरे पास 2 आ गया तो दूसरे में 6 आ सकता है, इन दोनों को उल्टा कर दो। फिर पहले में मान लो 3 आ गया, दूसरे में मेरे पास 5 आ सकता है, इन दोनों को उल्टा कर दो। फिर पहले में 4 आ गया तो दूसरे में मेरे पास 4 आएगा, उल्टा करने पे सेम है। फिर 5 वाला आ गया, 6 वाला भी आ गया। डन है, उल्टा मैंने ऑलरेडी कर दिया। डन। तो इसमें टोटल आउटकम्स फेवरेबल कितने हैं? 5 है। 2 2 4 5। तो अगर मुझे सम 8 चाहिए बच्चों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/6 × 6। डन है, क्लियर। फिर इसको कैंसिल मत करो, ताकि इधर भी 36 है, नहीं इधर भी 36 ही रखो फिर आप। ठीक है, तो ये बन गया 6/36। तो ये भी क्या बन गया? 5/36। डन। चलिए, 5 ही आएगी, चेक कर लेना। 5 ही बन रही है। डन है, चलिए। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटीज आ गई। आई होप ये डन है पार्ट। तो ये मैंने आपको अलग से निकाल के दिखा दी प्रोबेबिलिटी किसकी? जब आपको सम 7 चाहिए था, जब आपको सम 8 चाहिए था। अब अपने को क्या चाहिए? 7 या फिर 8। ये बोल रहे हैं ना 7 और 8, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दूंगा? ऐड। तो 6/36 प्लस 5/36। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 6/36 इसके साथ, इस डब्बे के साथ 6/36 5/36। डन है, क्लियर है। चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं, 6/36 प्लस 5/36। ये आ गया। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 5 5 10 11/36। डन है बच्चों। तो ये तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी। हेड निकालने के बाद सम मुझे 7 या 8 चाहिए, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सम 7 या 8 आने की। डन है। अब इस पे आ जाओ। टेल आया तो हाफ, टेल आने के बाद मुझे नंबर 7 8 चाहिए, तो वो कब आएगा? जब एक कार्ड निकाला। तो 9 में से एक कार्ड निकाला, उसमें से 2 या 8 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7 या 8। फेवरेबल कितने हैं? 2 है। टोटल आउटकम्स 9 है, तो 2/9 आ गया इसकी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/9। 2/9 क्यों? 9 कार्ड है, 9 कार्ड में से कितने फेवरेबल है? 2 है, तो 2/9। खत्म। अब करना क्या है? करना बस वही है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। डन। तो इस तरीके से फ्लो डायग्राम बना के बड़ा आराम से क्वेश्चंस बच्चों हो जाते हैं। तो अपन ने क्या किया? फिर फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? 11 हाफ इंटू 11/36, हाफ इंटू 11/36 प्लस हाफ इंटू 2/9। ये आपका आंसर हो गया। डन है। चलिए, आई होप प्रीटी क्लियर है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिखकर ऐड करके आपका आंसर केस बन गया ना बच्चों, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इस केस में जो भी प्रोबेबिलिटीज है वो मल्टीप्लाई होगी, इसमें जो है वो मल्टीप्लाई होगी, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। डन। चलिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉल्व कर लेना, इसका आंसर देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है।
आई होप प्रोबेबिलिटीज क्लियर है। हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, हेड के बाद 2 डाइस रोल किए तो सम 7 या फिर 8 चाहिए, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब 7 या 8 चाहिए तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे, ऐड। या तो 7 होगा या 8 होगा, तो दोनों को ऐड करके ये आ गया। टेल आने की हाफ, उसके बाद 7 और 8 पत्तों में से चाहिए 7 और 8, तो 2/9 आ गया। 2 फेवरेबल पत्ते हैं, टोटल 9 पत्ते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। खत्म है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। फ्लो डायग्राम भी क्लियर है। हेड आया तो डाइस रोल किए, सम निकाला। टेल आया तो पत्ता निकाला। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से वाला कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उसने डबलेट फेंका, 2 डाइस फेंक रहा है, दोनों डाइस में अगर सेम नंबर आ गए, डबलेट फेंका तो 15 रुपए मिलेंगे उसको, ठीक है। और अगर उसका सम 9 आ गया तो 12 मिलेंगे, और अगर कुछ और आ गया तो 6 मिलेंगे, कुछ और आ गया तो। ओके चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है अपने पास, देख लेते हैं बच्चों। एक तो ₹15 आया, अगर डबलेट मिलेगा 15 रुपीज मिलेंगे, +50 लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं, +15। कब मिलेगा, जब डबलेट आएगा। क्या आएगा, जब डबलेट आएगा। +15 क्यों लिखा, क्योंकि वो जीत रहा है, जीत रहा है। 15 कब मिलेंगे, जब उसका डबलेट आएगा। और 12 कब मिलेंगे, +12 कब मिलेंगे, जब उसका सम 9 आएगा। सम कितना आएगा, 9। ठीक है, डन है। ये मैंने वैल्यूज असाइन कर दिया, एक्चुअल में क्या करिए यहां पर, वैल्यूज असाइन करिए है। और लॉस हो रहा है वहां पर, ध्यान दीजिए। तो यहां पर -6 होगा। -6 कब मिलेगा, लॉस का मतलब -6, जब कुछ और आ जाएगा, अदर आउटकम, इनको छोड़ के उसके अलावा। डन। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज देख लो। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बता दो फटाफट से। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल आउटकम्स फेवरेबल कितने हैं, 6। फेवरेबल कितने हैं, 6। टोटल कितने हैं, 6 × 6। डाइस फेंक रहे हैं ना, 6 × 6। डन। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 फेवरेबल, टोटल 6 × 6। अब सम 9 चाहिए। 9 के लिए अब देख लो, सम 9 चाहिए तो एक के साथ एक वाला आ सकता है केस, एक के साथ फिर 8 चाहिए, 8 तो आएगा नहीं डाइस में, एक वाला कैंसिल। 2 के साथ 7 चाहिए, ये भी कैंसिल। फिर 3 के साथ मुझे 6 चाहिए, ये आ जाएगा केस। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं 3 के साथ 6, 6 के साथ 3। डन है। फिर 4 के साथ 5, 5 के साथ 4। और फिर आप उसके बाद 4 के बाद 5 लिखोगे, वही सेम चीज आ गई। 5 के बाद 6 लिखोगे, वही सेम चीज आ गई। डन है। तो ये 4 फेवरेबल हो गए। 4 फेवरेबल, टोटल कितने हैं, 6 × 6। डन है। अब इसमें होगा क्या बच्चों, अब इसमें 15 ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचे कितने, अदर आउटकम्स, रिमेनिंग आउटकम्स। यहां पर क्या है, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब यहां पे कितने आउटकम्स काउंट हो गए अपने, 6। यहां पर 4, 10 आउटकम काउंट हो गए। अब 10 में से बचे कितने, टोटल कितने होते हैं, 36। टोटल कितने होते हैं, 36। तो क्या लिखेंगे यहां पर बच्चों, 36 में से कितने गए, 36 में से टोटल कितने, यहां पर 6 नंबर, 6 काउंट्स हो गए, यहां पर 4 केसेस काउंट हो गए। तो 36/-10। ठीक है। और नीचे वही 6 × 6 आ गया। नीचे क्या आ गया, 6 × 6। डन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, इसकी आ गई 26 आएगी, 26/36। डन। चलिए क्लियर है बच्चों। रिमेनिंग का मतलब यहां पर 6 आउटकम काउंट हो गए थे, यहां पे 4 हो गए थे फेवरेबल। तो टोटल आउटकम 36 है, 6 यहां पर काउंट हो गए फेवरेबल, 4 वहां पे काउंट हो गए, बाकियों के लिए आएगा। तो बस टोटल आंसर देख लो अब अपना क्या हो जाएगा। टोटल आंसर क्या हो गया, इसमें +15 ऐड होगा, इसमें +15 6/36, इसमें भी +12 4/36, और इसमें 6 सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे 6 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 26/36। डन। चलिए इसमें ये ऐड हो रहा है और उसमें वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आएगा तो 15 जीते, 15 मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया तो 12 जीते, 12 मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया तो 6 का लॉस हुआ, तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। डन है। चलिए आई होप क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। डन। ये प्रोबेबिलिटीज लिखी, प्रोबेबिलिटीज को जितने जीतते उससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। चलिए तो अगला भी बिल्कुल ऐसा सेम सही है।
तो इस तरीके से फ्लो डायग्राम बना के बड़े प्यार से हो जाता है। यहाँ पे -6 लगा लेना, ये ध्यान रखना, लॉस है तो -6। ऐसे सेम एक और क्वेश्चन है, ये वाला देखिए आप। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि 100 जीतेगा अगर 5 या 6 आया, ठीक है, और 50 हारेगा अगर कोई और नंबर आया तो, अगर कोई और नंबर आया तो, ठीक है। 5 या 6 आया तो 100 जीतेगा, ठीक है, और अगर हारा तो 50 जीतेगा। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो फेंकता रहेगा, डाइस को क्या करेगा, फेंकता रहेगा जब तक वो जीत नहीं जाता, या फिर जब तक वो जीत नहीं जाता, या फिर मैक्सिमम कितने थ्रो फेंकेगा, वो 3 थ्रो फेंकेगा। कहने का मतलब कि आप इस लाइन का मतलब समझ लो। मान लो मैंने पहला थ्रो फेंका, उसमें मैं जीत गया। जीत गया मतलब मेरे पास 5 या 6 आ गया, मैं रुक जाऊंगा। बट मैंने पहला थ्रो फेंका, उसमें मैं नहीं जीता, फिर मैं दूसरा फेंकूंगा, दूसरे में जीत गया, फिर मैं रुक जाऊंगा। बट अगर मैंने पहला फेंका नहीं जीता, दूसरा फेंका नहीं जीता, फिर तीसरा भी फेंकूंगा। अब तीसरे में जीता या नहीं जीता, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा, तीसरे के बाद मैं नहीं फेंकूंगा। समझ गए बात? देखो अब तो लिखने का मतलब क्या है, या तो वो पहली वाली में जीत गया, जो आपने पहला थ्रो फेंका उसी में जीत गया, मतलब पहले थ्रो में 5 और 6 आ गया। तो ये बोल रहे हैं ना, वो तब तक फेंकता रहेगा जब तक 5 या 6 आ जाए ना आ जाए, या फिर तीन तक फेंकेगा, 3 थ्रो करेगा। तो मान लो वो पहले में जीत गया, या फिर वो पहले में हार गया और फिर जीता, एल विन, ठीक है। या फिर वो पहले में भी हार गया, दूसरे में भी हार गया, तीसरे में भी हार गया, तीसरे में भी हार गया, बट क्या उसके बाद वो दोबारा फेंकेगा? नहीं फेंक सकता, वो दोबारा नहीं फेंकेगा, क्योंकि बोला हुआ 2 मैक्सिमम, वो 3 थ्रो, 3 थ्रो तक फेंकेगा वो, ठीक है। या फिर वो पहले में हार गया, दूसरे में हार गया, बट तीसरे में फिर वो जीत गया। तो ये 4 केसेस आपके बनेंगे। क्लियर है बच्चों? डन है? चलिए, तो अगर वो पहले में जीत गया तो वो दोबारा नहीं फेंकेगा, बट अगर वो पहले में हार गया, दूसरे में जीत गया, फिर नहीं फेंकेगा। बट अगर वो पहले में भी हार गया, दूसरे में भी हार गया, तीसरे में जीत गया, और पहले में हार गया, दूसरे में हार गया, तीसरे में भी हार गया, बट फिर भी उसके बाद वो नहीं फेंकेगा, उसको पता लग गया उसकी लिमिट आ गई है। डन है क्वेश्चन? यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे सीधा ही केसेस थे कि ये आया तो ये है, ये आया तो ये है, ये आया तो ये है। इसमें भी केस थे, बट इसमें इन्होंने और चीज दे दी, ट्विस्ट दे दिया। ट्विस्ट क्या दे दिया कि वो फेंकता रहेगा, कब तक? जब तक उसका जीत नहीं जाएगा, या फिर उसके मैक्सिमम 3 थ्रोस तक। डन है? ये चीज क्लियर है? चलिए, तो अब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अलग से लिख लो यहाँ पर। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग लिख लो। तो जीतने की क्या है बच्चों बता दो, और लॉस की क्या है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 या 6 आना चाहिए फेयर डाइस पे। तो जीतने की क्या है 2/6, और लॉस की कितनी हो गई 4/6, तो मतलब 1/3 और 2/3। समझ गए? जीतने की 1/3 है और लॉस की 2/3 है। डन है? चलिए, तो यहां पर बस पैसे ऐड, पैसे भी इसमें मल्टीप्लाई करते जाइएगा पैसे। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो जीत गया तो कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपए मिलेंगे, तो 100 रुपीज 1/3, ठीक है। फिर लॉस की कितनी है 2/3, बट अगर हार गया तो 50 कम हो जाएंगे, तो -50 इंटू 1/3, और फिर जीत गया तो 50 इंटू 1/3, ठीक है ना। जीतने पे 100 मिल रहे हैं और यहाँ पे माइनस, ठीक है, जीतने पे क्या मिल रहे हैं 100 मिल रहे हैं, तो 100 इंटू 1/3, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। साथ में पैसे भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। हार गया तो वो पैसे तो जाएंगे ना फिर उसके, ये थोड़ी है कि हार गया तो चल कोई ना दूसरी बार ले ले, ठीक है। डन है? इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। डन? चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आगे निकालते जाना, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर दी मैंने। ऐसे तो बच्चों पैसे भी, पैसे थोड़ी मल्टीप्लाई होंगे, तो पैसों को मल्टीप्लाई नहीं करना। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एक चीज कर लो, पहले अपन ने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया। प्रोबेबिलिटीज कितनी हो गई 2/3 और 1/3, बट पैसे, फिर आप पैसे टोटल पैसे देखो, अब लॉस होने पे कितने गए 50 गए, जीतने पे 100 आ गए, तो एक्चुअल में पैसे कितने आएंगे यहाँ पर, एक्चुअल में पैसे टोटल 50 आ जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर वे में लिखना है तो ऐसे लिख लो, लॉस करने से -50 और फिर जीतने से +100 हो गए, तो पैसे आप इस तरीके से लिख लो। डन है? तो पैसे अलग से मल्टीप्लाई कर लो, पहले प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर प्रोबेबिलिटी में पैसे लिखे कि टोटल नेट वैल्यू आपको कितनी मिली, वो मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां पर आ जाओ,
लॉस लॉस लॉस, तीनों बार क्या है? लॉस है। तीनों बार लॉस है तो कितना आ गया? 4, 2/3, 2/3, 2/3। ये तो आपने लॉस की प्रोबेबिलिटी लिख ली। क्या लिख ली? लॉस की प्रोबेबिलिटी। फिर साथ में नेट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट वैल्यू यहां पर -150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -150। तीनों बार लॉस हुआ ना, तीनों बार लॉस होके उसके कितने चले गए? -150। डन। फिर उस पे आ जाओ, उस पे आगे तो लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी और जीतने की प्रोबेबिलिटी। और फिर साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार लॉस हुआ मतलब -50, -50, और फिर एक बार जीत गया +100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा। डन। तो पैसे साथ में मत मल्टीप्लाई करना, प्रोबेबिलिटी अलग मल्टीप्लाई करो और फिर पैसे अलग से, और पैसों में भी नेट वैल्यू ऐड करो, मल्टीप्लाई करो कि नेट उसकी कितनी बची। ठीक है, डन है बच्चों? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटीज हो गई, इसमें मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया, ये तो जीत गया ना, इसमें रह गया अपना मल्टीप्लाई यार। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कर देते हैं, रोते क्यों है। इसमें कितना जीता? वो 100 जीत गया, तो 100 आपने अच्छा 100 मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी माय बैड, 100 मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो इसको अलग से 100 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 100 मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। डन। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये मैंने प्रोबेबिलिटीज लिखी है, ये जो लिखी है ये क्या है? प्रोबेबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटीज को फिर उनके नेट वैल्यू से, जो आपके नेट पैसे आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 2 कार्ड निकाले सक्सेसिवली, मतलब पहले एक पत्ता निकाला, रिप्लेसमेंट वापस रखा, फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो ये मैटर करती है ये सारी चीजें, क्योंकि 2 काम हो गए ना। 2 काम मतलब पहले आपने एक निकाला, वापस रखा, देख लिया क्या है, वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, देखा क्या है, वापस रख दिया। डन है? क्लियर? तो 2 कार्ड निकाले और बोल रहे हैं 52 कार्ड्स है ऑब्वियसली। आपको क्या चाहिए? एस चाहिए। क्या चाहिए? एस। एस बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। एस मतलब 4 कार्ड्स होते हैं पूरे डेक में। अब x = 1 मतलब एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x = 2 मतलब 2 एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब ये है, समझ गए? चलिए तो फटाफट से कर देते हैं अब इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। अब एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस। 1 एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कि 2 बार पत्ते निकाले आपने, पहला निकाला वापस रखा, दूसरा निकाला वापस रखा, तो या तो पहले में एस आ जाए, पहले में एस आ जाए, दूसरे में एस ना आए। यही मतलब हुआ, पहले में एस आ जाए, दूसरे में एस ना आए। या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहले में ना आए, दूसरे में आ जाए। यही मतलब है x = 1 का, पहले में आ गया, दूसरे में नहीं आया, या फिर पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया। तो इसलिए बच्चों ये ऑर्डर है ना, ऑर्डर आ गया तो इसलिए 2 आ। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ ये वाला लिख लेते हैं, ये नहीं लिखते। 2 तो यहाँ पे 2 बार ऐड होगा बच्चों। 2 बार क्यों ऐड होगा? क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर। क्या मैटर कर रहा है? ऑर्डर, कि पहले में आया, दूसरे में नहीं आया, या फिर पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया। ऑर्डर मैटर कर रहा है बच्चों, तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो एस आने के चांसेस कितने हैं? 4/52। एस आने के कितने हैं? 4/52। वापिस रख दिया पत्ता, मतलब पत्ते उतने ही रहे, कम नहीं हुए, वापिस रख दिया। अगर वापिस ना रखा होता तो नीचे 51 आता, ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या आता? 51, समझ गए? बट मैंने वापिस रख दिया तो नीचे आएगा 52। इसलिए चीजें पढ़नी जरूरी होती है, हाईलाइट भी मैंने इसलिए किया है कि रिप्लेसमेंट है। अब एस नहीं चाहिए तो टोटल 52 है, एस नहीं चाहिए तो फेवरेबल कितने बचे? 48। ऐसे ही यहां पर एस नहीं चाहिए 48/52, एस चाहिए 4/52। अगेन 2 बार ऐड होंगे बच्चों, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, कि पहले एस आया, दूसरे में नहीं आया, पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया। डन। तो ये तो होगी x = 1 की। अब आ जाओ x = 2 पे। अब x = 2 पे मतलब दोनों में एस चाहिए, तो PA × PA। तो पहले में एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, पहले में एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता, ध्यान से सुनो, अगर रिप्लेसमेंट नहीं करता तो यहां आता 3/51। क्यों? क्योंकि एक एस निकाल लिया, टोटल पत्ते 51 बचे। बट मैंने रिप्लेसमेंट की है, रिप्लेसमेंट की है, तो यहां फिर से आ जाएगा 4/52। समझ में आ गया? क्वेश्चन डन है। बस अब इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, दैट्स इट। ऐड ही करना है ना, यहां पे दिया हुआ है कि ऐड करना है, ये अलग निकाली, ये अलग निकाली, फिर दोनों को ऐड कर देना। समझ में आ गया? क्वेश्चन डन है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा बच्चों सबके। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों, ईच ऑफ द पर्सन ए एंड बी इंडिपेंडेंटली, ए अलग फेंक रहा है, बी अलग फेंक रहा है। टॉसिस 3 फेयर को इंडिपेंडेंटली है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टॉसिस 3 फेयर कॉइंस, कितने कॉइंस फेंक रहे हैं, 3, 1 2 3, 3 कॉइंस फेंक रहे हैं। क्या बोल रहा है कि दोनों के सेम नंबर ऑफ हेड्स आने चाहिए, दोनों के क्या आने चाहिए, सेम नंबर ऑफ हेड्स। तो अपन केसेस बनाएंगे, अपन केस क्या बनाएंगे, मान लो दोनों में 0 हेड आए, एक भी हेड नहीं आया, मतलब कि तीनों बार टेल टेल आ गया, तीनों बार क्या आ गया, टेल टेल। ठीक है, 3 कॉइन फेंके हैं ना, कितने कॉइन फेंके हैं, 3। उन्होंने बोला कि सेम नंबर ऑफ हेड्स आने चाहिए दोनों के पास, दोनों के पास क्या आने चाहिए, सेम नंबर ऑफ हेड्स। तो मैंने मान लिया कि दोनों के पास एक भी हेड नहीं आया, डन। या फिर एक हेड आया, एक हेड आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना। मैं इसमें लिख देता हूं, या तो तीनों बार मेरे पास टेल टेल आ गया, तीनों बार क्या आ गया मेरे पास, टेल आ गया। ठीक है, या फिर मेरे पास एक हेड आया, क्या आया, एक हेड आया। तो एक हेड आया तो केसेस क्या बनेंगे, हेड टेल टेल, ध्यान से देखना, केसेस क्या बनेंगे, हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। तो ध्यान रखना ऑर्डर मैटर कर रहा है, अगेन ऑर्डर मैटर्स, डन है। तो एक हेड आएगा तो या फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। फिर मैं क्या लिखूंगा, या फिर 2 हेड आए, 2 हेड आए तो क्या लिखूंगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और या फिर टेल हेड हेड। और फिर मैं क्या मानूंगा, तीनों बार हेड आ गया, तीनों बार क्या हेड आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब ये तो मैंने एक की प्रोबेबिलिटी लिखी है, भी एक जने की, मुझे क्या चाहिए, दोनों में चाहिए, तो इंटू 2 करूंगा। अब इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 पर्सन है, ए और बी। तो ये तो मैंने ए की प्रोबेबिलिटी लिखी है। अब जो ए के पास आ रहा है वही मुझे बी के लिए भी चाहिए, वही सेम चीज मुझे बी के लिए भी चाहिए, इसलिए इंटू 2 हो गया। समझ में आ गया, इंटू 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो ए के लिए है वही मुझे बी के लिए भी चाहिए। डन है, ये मैंने केसेस बनाए, केसेस बना के इंटू 2 कर दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन, डन। सेम नंबर ऑफ हेड्स का मतलब या तो दोनों के पास 0 हेड आए, या फिर दोनों के पास 1 हेड आया, या फिर दोनों के पास 2 हेड आ गए, या फिर दोनों के पास 3 हेड आ गए। अब दोनों में देखो, आप देख रहे हो हर बार मैंने एक बार प्रोबेबिलिटी लिखी है, बट लिखनी कितनी बार थी, 2 बार, इसलिए मैंने एंड में इंटू 2 कर दिया। 2 बार क्यों, एक ए की प्रोबेबिलिटी और फिर बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई। डन, क्लियर है, बस क्वेश्चन खत्म है। अब टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्वाइन है बच्चों, क्वाइन है तो 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे भी वही 1/2 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ पे वही 1/2 1/2 1/2, कोई सेम चीज है। क्लियर है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, 1/2 1/2। तो 1/2 कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पर सीधा लिख दूं बच्चों मैं, 1/2 का क्यूब आएगा। 1/2 का क्यूब कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आएगा। और फिर उस 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। डन है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, क्लियर है। तो अब इसमें गलती क्या है बच्चों, अब आप देखोगे प्रोबेबिलिटी देखो ज्यादा आ रही है, 1 से भी ज्यादा आ रही है, तो इसमें गलती क्या है, मैं गलती समझाता हूं आपको। जनरली बच्चे इस तरीके से करेंगे, राइट। अब गलती क्या है इसमें बच्चों, गलती ये हो रही है कि मैंने क्या मान लिया कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि उसका मतलब ए का अगर हेड टेल टेल आया तो बी का भी हेड टेल टेल आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि टेल नंबर ऑफ टेल्स या फिर नंबर ऑफ हेड्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स सेम होने चाहिए। तो ये बच्चों ऐसे नहीं होगा, इसमें क्या हो रहा है, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे नहीं करना आपने, आपने क्या करना है, केसेस बना के केसेस को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये देखो, मान लो मैंने केस मान लिया कि मेरे पास 0 हेड आए, कितने हेड आए, 0 हेड। केस मान लिया कि मेरे पास 0 हेड आए, क्या है, 0 हेड। तो मतलब ए के पास भी 0 हेड और बी के पास भी 0 हेड। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ए के पास 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के पास 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए के पास 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू टेल इंटू टेल। बी के पास भी टेल इंटू टेल इंटू टेल। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये बन गया 1/2 की पावर 6। समझ के बात, डन है, क्लियर है। ठीक है, फिर केस 2,
इस तरीके से केस आपको अलग अलग। उसमें क्या किया बच्चों, उसमें गलती क्या थी जो अभी अपन ने पिछले वाला मैंने आपको बताया, वो गलतियां मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं कि गलतियां जनरली क्या हो सकती है। उसमें गलती क्या थी, उसमें आपने ऑर्डर भी सेम मान लिया कि उसका पहले हेड आया तो उसका भी पहले हेड आएगा, तो वो गलती है वहां पे। अब यहाँ पे क्या, केस 2 मान लो मैंने एक हेड लिया, तो अब एक हेड में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा, कि अगर ए के पास पहले हेड आया तो बी के पास भी पहले हेड आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। समझ गए? तो लिखेंगे कैसे, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। अब अगेन ए की प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, या तो पहले हेड आ गया, इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखना, या तो पहले हेड आ गया फिर टेल टेल, या फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल, या फिर टेल टेल हेड। तो ये जो लिखा आपने ये ए की प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा। किसके लिए लिखा, ए की प्रोबेबिलिटी के लिए। सेम चीज आप बी की प्रोबेबिलिटी के लिए लिखोगे। डन है? तो ये ए के लिए लिखा और ये आपने बी के लिए लिखा, और फिर दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अप्पा ने क्या किया था, अप्पा ने जो पिछले बार मैंने बताया था लास्ट में, उसमें मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, अलग अलग नहीं मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, डन है? चलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका पहले हेड आया तो इसका भी पहले हेड आना चाहिए, ऑर्डर डजंट मैटर। उन्होंने ये बोला कि बस नंबर ऑफ हेड्स सेम होने चाहिए। तो आपने क्या किया, ए के आने की प्रोबेबिलिटी देख ली, उसके हेड आने की कितनी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और बी में देख ली कि बी की एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर इंटू 2 कर देंगे, फिर करेंगे इंटू 2, मतलब ये पूरा इंटू 2 हो जाएगा। डन है? क्लियर है? चलिए चेक कीजिएगा कितना बन रहा है अभी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन ने ए की अलग लिख ली। अब आप ए की अलग निकालोगे, देखो यहां से 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब, तो ये कितना हो गया 3/2 क्यूब। तो ये बन जाएगा बच्चों 3/2 क्यूब इंटू 3/2 क्यूब। चेक कीजिएगा, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी और ये बी की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी एक हेड आने की और ये बी की प्रोबेबिलिटी एक हेड आने की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। डन है? चलिए, क्लियर है? ये कितना आ गया 9/64, और यहां पे देख लेना कितना आ जाएगा, यहां पे भी 1/64 आ जाएगा। ठीक है, फिर केस 3 लिख लो। केस 3 में क्या लिखोगे, 2 हेड आए। केस 3 में क्या लिखोगे, 2 हेड आए, 9/64 आएगा। डन है? फिर केस 3 लिख लो कि 2 हेड आए आपके। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा। डन है? थोड़े से आज मेरे को लग रहा है क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े हो गया, डिफिकल्टी लेवल, चलिए कोई बात नहीं। केस 3, केस 3 में फिर आप क्या लिखोगे, 0 हेड 1 हेड, अब क्या लिख लो 2 हेड, कि दोनों के पास 2 हेड आए। तो दोनों में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगेन पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप क्या करोगे, पहले ए की प्रोबेबिलिटी लिख लो 2 हेड आने की। ए की प्रोबेबिलिटी 2 हेड आने की क्या होगी, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हेड हेड, सॉरी टेल हेड हेड। ये तो होगी ए की प्रोबेबिलिटी, फिर साथ में बी की लिख लो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गई बी की प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे इसके पास ये आ रहा हो, ए के पास ये आ रहा हो, बी के पास ये आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन है? इसलिए दोनों की अलग अलग लिख के फिर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आने की, और ये बी की प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आने की, अलग अलग लिख के फिर मल्टीप्लाई कर दिया। डन? चलिए, तो यहां से भी अगेन क्या आएगा, 1/2 क्यूब आएगा, 1/2 क्यूब, और यहां से भी क्या आएगा 1/2 क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये केस 1, केस 2, केस 3, फिर केस 4। केस 4 में क्या लिखोगे, तीनों बार 3 हेड आ गए, 3 हेड आ गए। डन है? 3 क्या आ गए, हेड आ गए, 3 हेड आ गए, तो मतलब तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तीनों बार हेड आ गए, मतलब ए के पास भी हेड आया और बी के पास भी हेड आया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब तीनों में हेड है, तो यहां से भी 1/2 क्यूब और यहां से भी 1/2 क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया 1/64। ठीक है, चलिए
ठीक है, आप देखोगे, एक मिनट, यहां से कितना बन रहा है, सॉरी यहां पर अपना 3 लगाना रह गया। 3 क्यों बच्चों, क्योंकि 3 बार ऐड होना है ना, 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब, तो 3/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 क्यूब, तो ये भी कितना हो गया 9/64। क्लियर है, तो ये 4 प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इन चारों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से अलग अलग करना पड़ेगा बच्चों अपने को ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चारों प्रोबेबिलिटीज को क्या किया आपने, अलग अलग ऐड। डन है, क्लियर है। तो केस 1 में केस 1 और केस 4 सेम है, केस 1 केस 4 सेम है क्योंकि इनमें एक ही केस बन रहा था अंदर। डन है, ये मैंने ए की लिखी और ये मैंने बी की लिखी। केस 1 केस 4 सेम है और केस 2 केस 3 सेम है क्योंकि इनमें 3 केसेस बन रहे हैं अंदर। डन है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों करना पड़ेगा अपने को। मैंने क्या एज्यूम किया, पहले 0 हेड आए, फिर 1 हेड आया, फिर 2 हेड आए, फिर 3 हेड आ गए। डन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अभी ये वाला करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझ लीजिए। इन्होंने क्या बोला, 4 पर्सन कैन हिट द करेक्टली, मतलब हिट करेक्ट होने के ये प्रोबेबिलिटीज है। अब इन्होंने क्या बोला, चारों ने हिट किया, मतलब टारगेट किया, जरूरी नहीं है कि वो सही हो गया गलत, इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रही है। देन द प्रोबेबिलिटी टारगेट वुड बी हिट, कि टारगेट लग जाए। अब मुझे बताओ, टारगेट पे गोली लगने है, मान लो गोली लगनी है, तो क्या जरूरी है चारों की गोली लगनी चाहिए? क्या जरूरी है चारों की लगनी चाहिए? नहीं, चारों में से किसी एक की भी लग जाए तो भी टारगेट हो जाएगा, चारों में से 2 की लग जाए तो भी टारगेट हो जाएगा, चारों में से 3 की भी लग जाए तो भी, मतलब कि टारगेट विल हिट द का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट। इसका क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट किसी एक की लग जाए, एटलीस्ट 1 हिट करेक्टली, यही मतलब हुआ बच्चों, समझ गए बात। अब इसमें केसेस बहुत सारे बनेंगे, मानते हो ये चीज? बहुत सारे कैसे, बहुत सारे कैसे, या तो तीनों में से पहले अपन ने एक 4 है, सॉरी 4 है, 3 भी नहीं 4 है, 4 है, तो कैसे लिया, केसेस कैसे बनेंगे, या तो ए ने लगा दिया, बी सी डी ने नहीं लगाया, ए ने नहीं लगाया, बी ने लगा दिया, सी डी ने नहीं लगाया। बहुत सारे केसेस बनेंगे, ए ने नहीं लगाया, बी ने नहीं लगाया, सी ने लगाया, डी ने लगा दिया, ए ने लगाया, बी ने लगाया, सी ने लगा दिया, डी ने लगाया। ये तो एक के है, फिर 2, मान लो 2 का हिट कर गया, ए का हिट कर गया, बी का हिट कर गया, सी का नहीं लगा, डी का नहीं लगा, ऐसे, फिर 3 का हिट कर गया, फिर 4 का हिट, समझ गए ना। टारगेट हिट हो गया, हिट का मतलब किसी एक ने हिट कर दिया तो भी गोली तो उसको लगी गई ना, तो इसकी टारगेट वुड बी हिट, मतलब एटलीस्ट 1 हिट करेक्टली, एटलीस्ट 1 हिट करेक्टली। चारों में से किसी एक की भी गोली लग गई तो टारगेट हिट है। डन है, और चारों में से एक का मतलब कम से कम एक, मतलब या तो किसी एक की सही लगी, या फिर किसी 2 की सही लगी, या फिर किसी 3 की सही लगी, या फिर चारों की सही लगी। ठीक है, डन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, जब आपको दिख रहा है कि केसेस बहुत सारे बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड। अब उसने, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट एक की लगनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी में से, यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, बता सकते हो? टोटल प्रोबेबिलिटी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करोगे, जिसकी किसी का भी हिट सही नहीं लगा, नन ऑफ देम हिट करेक्टली, नन ऑफ देम हिट करेक्टली। समझ में आ गया ये चीज? डन है। अगर किसी एक की भी लग गई तो गोली लग गई, तो मुझे क्या चाहिए, किसी एक की भी लग जाए, तो मैंने क्या किया, टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसमें किसी की भी नहीं लगी है, खत्म क्वेश्चन। मुझे सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहां पर मैंने क्या यूज कर लिया, सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, और किसी की भी नहीं लगी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट। आई होप ये क्लियर है। डन। तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है फिर अपन ने, ए की हिट ना होने की, हिट करने की 1/2 है, ना होने की 1 माइनस 1/2, 1/3 है, ना होने की 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और इंटू 1 माइनस 1/8। ये क्वेश्चन खत्म है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/4, ये हो गया 7/8, खत्म। आंसर निकाल लेना बाप। क्लियर है, समझ में आ गया? तो टारगेट हिट होना चाहिए, हिट होना चाहिए मतलब किसी एक की भी गोली लग जाएगी तो वो हिट हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हिट करेक्टली। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन मेथड लगा दिया, टोटल में से किसी की भी गोली नहीं लगी। डन। क्लियर है ना क्योंकि किसी एक की हिट करेगी तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, या तो किसी एक ने किया, या फिर
किसी 2 ने कर दिया या फिर किसी 3 ने कर दिया, वो चूज करना पड़ेगा, फिर 4 में से 1 चूज किया किसने किया, ऐसे बाइनोमियल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है वो सब। बट ये सबसे छोटा मेथड है। आई होप क्लियर है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन देखिए अब फटाफट से देख लीजिए। अब एक मिसाइल फायर करी, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड। अब इंटरसेप्टेड का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि ये आपका टारगेट है, यहां पर कोई शिप है, ठीक है, मैंने मिसाइल लॉन्च करी, वो जा रही है, ठीक है, बीच में मान लो पहाड़ आ गया बड़ा सा, क्या आ गया बीच में, पहाड़। तो मिसाइल थोड़ी देखेगी कि बीच में पहाड़ है, उसको पता लगेगा, उसको तो एक ट्रेजेक्ट्री पता है कि मेरे को इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए शिप तक जाना है। मिसाइल को ये पता होता है, उसको ये नहीं, उसकी आंखें नहीं लगी होती, वो बस एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है कि उस टारगेट तक मुझे पहुंचना है, ठीक है डन है। बट उस ट्रेजेक्ट्री के बीच में पहाड़ आ गया, दिस इज हिल, तो क्या मिसाइल पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। पहाड़ आ गया मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो जर्नी है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, वो बीच में अटक गई, बीच में वो खत्म हो गई, किसकी वजह से? पहाड़ की वजह से। उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। कि उसकी जो जर्नी है वो बीच में ही टूट गई, बीच में किसी ने रोक दी, मतलब कि कोई दुविधा आ गई, मुसीबत आ गई, पत्थर आ गया, कंकर आ गया, ठीक है, पत्थर कंकर से तो मिसाइल नहीं रुकेगी, किससे रुकेगी? पहाड़ से, ठीक है डन है, क्लियर है। तो ये इंटरसेप्ट होता है कि बीच में पहाड़ आ गया, मिसाइल रुक गई, मिसाइल उसकी वजह से अपने टारगेट पे पहुंच नहीं पाई, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हो गया तो क्या टारगेट तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो टारगेट तक कब पहुंच पाएगी? जब इंटरसेप्ट नहीं होगा, इसलिए यहां पे लिखा है नॉट इंटरसेप्टेड। तो मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड 3/4, डन है। तो इंटरसेप्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/3। इंटरसेप्ट ना होने के कितने हो जाएंगे? 2/3। और जब इंटरसेप्ट नहीं हो रही है तो हिट होने के चांसेस कितने हैं? 3/4। समझ गए बात? अच्छा, जब इंटरसेप्ट होगी तो हिट होने के चांसेस कितने हैं? तब तो 0 ही है। इंटरसेप्ट ही होगी तो हिट कैसे करेगी? समझ गए बात? इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया कि बीच में वो पहाड़ से टकरा गई, वो अपने रास्ते तक रास्ता वो पूरा नहीं कर पाई, टारगेट तक वो नहीं पहुंच पाई, तो ये मतलब है, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं कि 3 मिसाइल उन्होंने लॉन्च करी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो तीनों मिसाइल्स की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई फ्रॉम द शिप, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 हिट द टारगेट। तीनों को हिट करवाना, अब तीनों को हिट करवाना है, समझ गए बात? चलिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मिसाइल M1 M2 M3, तो तीनों को हिट कराना। तो तीनों को हिट कराना मतलब M1 भी हिट करेगी, M2 भी हिट करेगी और M3 भी हिट करेगी, ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तीनों को हिट कराना मतलब M1 भी हिट कर रही है, M2 भी हिट कर रही है, M3 भी हिट कर रही है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे ना यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, तो प्लस नहीं आएगा बच्चों। ऑल हिट द टारगेट, तो तीनों को साथ में करवाना है काम। इसका प्लस का क्या मतलब हुआ? M1 ने हिट करा, M2 M3 के बारे में मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने हिट किया या नहीं किया। M2 ने हिट किया, M1 M3 का मुझे नहीं पता, M3 ने हिट किया, M1 M2 का नहीं पता। प्लस का मतलब ये होता है, समझ गए बात? प्लस का मतलब आपने केसेस अलग अलग कर दिए, बट मुझे तीनों केसेस साथ में लेके चलने हैं। ऑल 3 हिट द टारगेट, इसलिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ गए? अब पहली चीज, अब हिट कब करेगी? जब वो इंटरसेप्ट नहीं होगी। देखो लिखा हुआ है गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो मिसाइल के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या लिखोगे कि पहले तो वो इंटरसेप्ट ना करे, पहले तो वो इंटरसेप्ट ना करे, फिर उसके बाद वो हिट करेगी। ऐसी दूसरी के लिए भी ये लिखोगे इंटरसेप्ट ना करे फिर वो हिट करेगी। ऐसी तीसरे के लिए लिखोगे इंटरसेप्ट ना करे और फिर वो हिट करेगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? मिसाइल 1 की, ये 2 की और ये 3 की। और आप देख सकते हो तीनों की प्रोबेबिलिटीज के ऑब्वियसली सेम है हिट करने की, ठीक है। और हिट करने में आपने ये जरूर लिखना है कि पहले तो वो इंटरसेप्ट ना करे, क्योंकि दिया हुआ गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड। तो ये पहला काम क्या होगा कि वो इंटरसेप्ट ना करे, ये पहला काम है कि वो इंटरसेप्ट ना करे। फिर दूसरा काम क्या है कि वो हिट कर जाए। डन? क्लियर? तो ये M2 की होगी और ये M3 की होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इंटरसेप्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंटरसेप्ट करने की 1/3 है, ना करने की 2/3 है, और फिर हिट करने की क्या है? 3/4 है। ऐसे यहां पर 2/3 3/4 2/3 3/4, ये M1 की, M2 की, M3 की, M1 की, M2 की, M3 की, और फिर इसका क्यूब हो जाएगा। डन है? तो ये बन गया 2/3 इंटू 3/4 का क्यूब। कैंसिलिंग करेंगे, ये बन गया 1/2 का क्यूब, मतलब कि 1/8 आपका आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, चले आगे। क्लियर है क्वेश्चन? डन है। तीनों हिट करेगी मतलब पहले तो वो इंटरसेप्ट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी, साथ में हिट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंटरसेप्ट करने की 1/3 है, ना हिट इंटरसेप्ट करने की 2/3 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से अभी वाला ट्राई करेंगे। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बार आप पॉज करके क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है बच्चों, अपने को एक क्वाड्रेटिक दिया है और उसके रियल नॉन रियल रूट्स दिए हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। उससे क्या होगा, अपने को एन की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, एन की। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है बच्चों। पहले आप यहां से एन की वैल्यू निकालो, फिर आप प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट सॉल्व करो। ठीक है ना? तो एन की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी स्क्वायर होगा आपका 25n² माइनस 4 4 16 256। चेक कीजिएगा, ये आ गया। डन। तो मतलब कि n² क्या आ गया बच्चों, 256/25 से छोटा। 256/25 से छोटा। 256 मतलब ये हो गया 4 4 8 9 10 10 पॉइंट समथिंग, है ना? 10 पॉइंट समथिंग हो गया। चेक करना, यही होगा 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, डन। अब इसका क्या लेना, रूट लेना है। क्या लेना है इसका, रूट। तो रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का रूट क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग क्यों कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, 3। 9 का रूट क्या होता है, 3। ये 9 से बड़ा है तो 3 पॉइंट समथिंग। दैट्स इट। डन। क्लियर? तो n क्या आ गया, 3 पॉइंट समथिंग से छोटा। तो यहां से अपने को n की पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। पॉसिबल वैल्यूज क्या मिल गई, क्या n 0 हो सकता है, n है क्या? अब ये देखो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टॉसिस रिक्वायर्ड। n क्या है, नंबर ऑफ टॉसिस। तो क्या नंबर ऑफ टॉसिस 0 हो सकते हैं, नहीं। तो नंबर ऑफ टॉसिस कितने होंगे, या तो 1 या 2 और 3 भी नहीं हो सकते क्योंकि लेस देन 3 आया है। सॉरी, लेस देन 3 पॉइंट आया तो 3 भी हो सकता है। 3 पॉइंट समथिंग से छोटा मतलब 3 भी हो सकता है। डन। तो ये अपने पास n की 3 वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के बच्चों दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है, पहले अपन ने ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट सोल्व करके n की वैल्यू निकाल ली। अब अपन प्रोबेबिलिटी सोल्व करेंगे। समझ के बात? डन है। चलिए फटाफट से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नाउ। डन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, n की वैल्यूज क्लियर है ना? n लेस देन 3 पॉइंट समथिंग आ गया तो 3 पॉसिबल वैल्यूज n की आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है, अब मुझे हेड चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और एक टॉस, इट इज टॉस्ड रेपिडेटली अंटिल हेड अपीयर्स। ये क्या बोल रहा है कि सिक्का उछालता जा रहा हूं मैं जब तक मुझे हेड नहीं मिल रहा। और फिर क्या बोल रहा है कि कितने टॉसिस की जरूरत पड़ रही है मुझे, n टॉसिस की। कहने का मतलब या तो मेरा पहले टॉस में हेड आ गया, या फिर मेरा दूसरे टॉस में हेड आया, या फिर मेरा तीसरे टॉस में हेड आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहां पर, या तो जब n1 होगा, या तो जब n2 होगा, या तो जब n3 होगा। इन सबका मतलब क्या है, मतलब समझ लो। n1 का मतलब मेरा पहले टॉस में हेड आ गया, n1 का मतलब मेरा पहले टॉस में ही हेड आ गया। n2 का मतलब मेरा दूसरे टॉस में हेड आया, क्योंकि बोल रहे हैं ना वो तब तक टॉस करता रह रहा है जब तक हेड नहीं आ रहा। वो तब तक टॉस कर रहा है जब तक हेड नहीं आ रहा। और कितने टॉसिस की जरूरत पड़ रही है उसको, n टॉसिस की जरूरत पड़ रही है। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो या तो मतलब उसका पहले टॉस में हेड आ गया, या फिर उसका दूसरे टॉस में हेड आया, या फिर उसका तीसरे टॉस में हेड आया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। डन। तो पहले टॉस में हेड आ गया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब दूसरे टॉस में हेड आया मतलब पहले टॉस में टेल आया फिर हेड आया, फिर तीसरे टॉस में हेड आया मतलब पहले दो टॉसिस में टेल आया। यही मतलब हुआ, क्योंकि वो तब तक टॉस करता जा रहा है जब तक उसका हेड नहीं आ रहा। तो मतलब उससे पहले हमेशा उसका टेल आ रहा था। डन। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, टेल आने की कितनी हो जाएगी 3/4, 1/4, 3/4, 3/4, 1/4। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले तो अपन ने क्या किया, n की वैल्यूज निकाल ली। किससे, इस क्वाड्रेटिक से। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हुए थे नॉन रियल रूट्स, d लेस देन 0 किया, उससे n की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब इन n का मतलब क्या है बच्चों, इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टॉसिस रिक्वायर्ड। मतलब कि हेड लाने के लिए या तो उसको एक टॉस की जरूरत पड़ी, या फिर उसको 2 टॉस की जरूरत पड़ी, या फिर उसको 3 टॉस की जरूरत पड़ी। एक टॉस की जरूरत पड़ी मतलब पहले टॉस में उसका हेड आ गया। 2 टॉस की जरूरत पड़ी मतलब पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया। 3 टॉस की जरूरत पड़ी मतलब पहले 2 में टेल आया फिर जाके तीसरे में हेड आया, क्योंकि वो तब तक टॉस करता जा रहा है जब तक हेड नहीं आ रहा। दिया हुआ ना, टॉस रैपिडली अंटिल ए हेड अपीयर्स। डन है क्वेश्चन?
तब तक मतलब लास्ट वाले में हेड आएगा, उससे पहले में हमेशा टेल आता जाएगा, क्योंकि अगर बीच में ही हेड आ गया तो वो रुक जाएगा, अगर बीच में हेड आ जाता तो वो रुक जाता। ठीक है, डन। चलिए, तो ये आंसर आ गया, इसको मैच कर लेना। यहां से ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा, काट के पी और क्यू आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, अब सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डाइस है, अब ये डाइस थोड़ा सा दूसरे टाइप का डाइस है, अपना वो 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं है। इसमें क्या है, इसमें नंबर्स ये है 2 4 8 16 32 32, ये 6 नंबर्स है। वो नंबर्स नहीं है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ये वाले नंबर्स है। ठीक है, अब अपन ने डाइस फेंका और कितना, अब साथ में ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस विद मार्क n इज 1/n। इसका मतलब क्या समझो, कि मतलब अगर मुझे 2 नंबर चाहिए डाइस पे, तो 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 होगी। 4 नंबर चाहिए तो 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब मतलब समझ में आया कि मतलब n मार्क चाहिए तो प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। मतलब समझ में आ गया कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 आने की 1/2, सेम तरीके से 8 आने की हो जाएगी 1 बार 16 और 16 और 32। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है वो देखना। 8 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/8, डन। 16 आने की प्रोबेबिलिटी 1/16, बट 32 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो होगी 2/32। क्या होगी, 2/32। अब 2/32 मैंने क्यों लिखा है, ये ध्यान से देखो। 2/32 क्यों लिखा है, क्योंकि 32 2 बार है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो गई। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबल, 2 चांसेस उसके 2 टाइम्स हो गए। समझ गए बात, क्योंकि 32 का है 2 बार है, मतलब 2 फेसिस में 32 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स ऐड हो गई। ठीक है, डन। तो 2/32 मतलब ये भी अगेन 1/16, तो 32 आने की भी 1/16 है। ये 2 क्लियर है ना, 2/32, 2/32 क्योंकि 32 2 बार लिखा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हो गई। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को चाहिए क्या बच्चों, अपने को चाहिए टोटल सम कितना चाहिए, कितने डाइस फेंक के, 3 बार फेंक है, तो 3 नंबर्स का सम मुझे 48 चाहिए। 3 नंबर्स का सम मुझे 48 चाहिए। अब अगर आप 48 को देखोगे ना बच्चों ध्यान से, तो 48 को अगर आप तोड़ोगे तो आप देखोगे इसमें 3 बार 16 आएगा। 3 बार क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो मतलब 48 कब बन सकता है, जब आप मैक्सिमम नंबर 16 या 32 लोगे। छोटे नंबर्स को ऐड करके 48 नहीं बन पाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि सिर्फ 3 बार ऐड कर रहा हूं, 3 बार टॉस कर रहा हूं, और 3 बार ऐड करने पे 16 को 3 बार ऐड करोगे तब जाके 48 बनेगा। मतलब कि अगर मैंने 16 से छोटे ले लिए नंबर, 16 से अगर मैंने छोटे ले लिए तो क्या 48 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, या तो तीनों बार 16 आ जाए, या तो तीनों बार क्या आ जाए 16, बट या अगर मैंने एक बार 32 ले लिया, एक बार मैंने क्या ले लिया 32, 32 में कितने 16 होते हैं, 2, 32 में कितने 16 होते हैं, 2, तो मुझे एक और 16 चाहिए, और एक और 16 कैसे मिलेगा, 2 बार मैं 8 ले लूंगा, क्योंकि 2 16 मेरे से वो यहां से मिल गए, एक 16 मेरे को यहां से मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात, 2 बार मैंने 8 ले लिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलो बच्चों समझ है। तो केसेस क्या बनेंगे, या तो तीनों बार 16 आ जाए, क्योंकि 48 तभी बनेगा, या फिर अगर मैं 16 से बड़ा नंबर 32 ले लूं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 16 से छोटे 2 4 8, या आप 8 8 भी ले लो, तब भी 48 नहीं बन पाएगा। मतलब कि 16 से अगर छोटे नंबर में लूंगा तीनों बार तो 48 नहीं बन पाएगा। तो सिर्फ यही केसेस बनेंगे, या तो तीनों बार 16 आ जाए, या फिर एक बार 32 आ जाए, और फिर बाकी 2 बार आपको 8 लेना पड़ेगा, बाकी 2 बार आपको 8 लेना पड़ेगा। डन है। अब यहां पे एक चीज बताओ मुझे बच्चों, क्या यहां पे मैं 3 डाइस फेंक रहा हूं इकट्ठे, नहीं, यहां पे मैं एक डाइस को 3 बार फेंक रहा हूं, डाइस थ्रोन थ्राइस। तो यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्या मैटर कर रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, या तो 32 8 8, या फिर 8 32 8, या फिर 8 8 32। समझ गए ना, क्यों किया, क्योंकि मैं एक डाइस को ही 3 बार फेंक रहा हूं बच्चों। पहले एक फेंका, नंबर नोट किया, फिर दोबारा फेंका, नंबर नोट किया, फिर तीसरा फेंका, दोबारा। तो ये मैटर करेगा कि पहले में क्या आया, फिर दूसरे में क्या आया, फिर तीसरे में क्या आया। समझ के बाद चलिए अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लो, इन सबको ऐड कर देंगे बीच में। ठीक है, ये क्या है, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है अब अपन ने, कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 16 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 16 आने की 1/16 है। कितने बार 16 चाहिए, 3 बार, तो 1/16 को 3 बार से ऐड कर दिया, डन। अब 32 चाहिए, 32 आने की क्या है, 2/32 है, ये ध्यान रखना।
2/32 मतलब 1/16, 1/8, 1/8। यहाँ पे भी 1/8, 1/16, 1/8। यहाँ पे भी 1/8, 1/8, 1/16। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। डन है। तो ये पहले वाले का हो गया, इसको मैं 1/16, 1/16, 1/16 लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आई होप क्लैरिटी है। तो इस तरीके से बच्चों दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कि प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बीच में क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, लेट्स मूव ऑन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन गया 3 इंटू 1/16, 3 इंटू नहीं, सॉरी माई बैड, ये मैं क्या लिख दिया था, 3 इंटू नहीं, 1/16 का क्यूब आएगा। क्या आएगा, 1/16 का क्यूब। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 इंटू आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 1/16 इंटू 1/8 इंटू 1/8। डन है। चलिए, इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या ले लोगे, 1/16, 1/8, 1/8 कॉमन आ जाएगा। डन है। तो यहाँ पे 1/2, 1/2 बच जाएगा। ठीक है, कैसे लिया कॉमन, 1/16, 1/8, 1/8 आपने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/16, 1/16 में से 8 ले लिए, यहाँ पे 1/2, 1/2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 बच गया, +3। इस तरीके से आप कॉमन लेके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए। आई होप डन है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये वाला देख लो फटाफट से। ये भी अब सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी बच्चों रेगुलर डाइस नहीं है, यहाँ पे भी आपका थोड़ा दूसरे टाइप का डाइस है। दूसरे टाइप का डाइस क्या है कि एक फेस की, किसी पर्टिकुलर फेस की, एक फेस की प्रोबेबिलिटी ये है और उसके अपोजिट वाली फेस की ये है, और बाकी सारे फेसेस की 1/6 है। मतलब कि 6 फेस होते हैं, 6 में से एक पेयर अपोजिट फेसिस का, अपोजिट फेसिस का एक पेयर, उसकी प्रोबेबिलिटीज एक तो ये है और एक ये है, बाकी सारों की 1/6 है। समझ के बात, डन है। और बच्चों होता क्या है, किसी भी अपोजिट फेसिस का सम हमेशा 7 आता है, चाहे आप वो नॉर्मल वाला डाइस उठा लो। 1 के अपोजिट में 6 होता है, 3 के अपोजिट में 4 होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है। ठीक है ना, डन। तो हमेशा किसी भी डाइस में अपोजिट फेसिस का सम 7 आता है। डन। तो मतलब सम अगर मुझे 7 चाहिए तो मेरे पास अपोजिट फेसिस आने चाहिए 2 थ्रो में। मतलब कि आपने एक थ्रो फेंका, एक फेस आया, तो दूसरे थ्रो में उसका अपोजिट वाला फेस आना चाहिए, तब आपका सम 7 हो जाएगा। समझ के बात। और उन्होंने यही बोला कि मुझे सम 7 चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सम 7। तो अपोजिट फेसिस के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। अपोजिट फेसिस के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 फेस में से 3 पेयर बन गए अपोजिट फेसिस के। ठीक है, जिसमें कि एक पेयर तो ये वाला है, ये वाला और ये वाला। समझ गए ना बात। तो 7 कब आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 लिख देते हैं। वो सम 7 कब होगा, जब अपोजिट फेसिस आएंगे। क्या आएंगे, जब अपोजिट फेसिस। समझ गए, क्लियर। 7 सम कब आएगा, जब अपोजिट फेसिस आएंगे। तो मान लो ये वाला फेस आया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 6 - x है, तो इसके अपोजिट वाले फेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 + x है। तो ये जब दोनों फेसिस ये इकट्ठे आएंगे तब आपका सम 7 होगा। डन है। फिर दूसरा पेयर बना लो। दूसरा पेयर क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, उसके अपोजिट वाला 1/6। 2 पेयर हो गए। तीसरा पेयर, तीसरे पेयर में अगेन वही 1/6 1/6 आएगा। आई होप ये क्लियर है। 6 फेसिस होते हैं, अपोजिट फेसिस के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर। तो ये पहले पेयर की प्रोबेबिलिटीज, ये दूसरे पेयर की और ये तीसरे पेयर की। पहले पेयर की ये क्यों लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर फेस की प्रोबेबिलिटी ये है और उसके अपोजिट वाले की ये है, बाकी चारों की ये है, बाकी चारों की 1/6 है। समझ गए ना बात, डन है। तो सम 7 कब आएगा, जब ये वाला पेयर आएगा, या फिर ये पेयर आएगा, या फिर ये पेयर आएगा। बट अगेन ऑर्डर मैटर कर रहा है बच्चों। क्या मैटर कर रहा है, ऑर्डर। क्योंकि एक ही डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं, तो हो सकता है ये वाला फेस पहले आ जाए, ये वाला फेस बाद में आ जाए, ये वाला फेस पहले आ जाए, ये वाला बाद में, ये पहले ये बाद में, तो × 2 कर देंगे। समझ गए बात। × 2 क्यों किया, क्योंकि इंटरचेंज कर देंगे। हो सकता है ये वाला फेस पहले आ जाए, ये बाद में आए। डन है, ऑर्डर। अब इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है अपने को, दिस इज इक्वल टू
13/96। तो इसको सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, डन है। इंटू 2 क्यू किया, क्लियर है। और ये क्लियर हो गया ना बच्चों, सम साथ कब आएगा, साथ सम कब आएगा, जब अपोजिट फेसेस आएंगे। तो पहले अपन ने ये फेस लिया, इसके अपोजिट वाले की ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये स्पेशल केस है ये वाला, जिसमें प्रोबेबिलिटीज क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फेस की प्रोबेबिलिटी है तो उसके अपोजिट वाले की है, बाकी चारों की 1/6 है। तो 3 पेयर बनेंगे अपोजिट फेस के, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला डन है। चलिए ये वाला देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1 होते हैं सिर्फ। अब 0 को इवन प्लेस में आने की चांसेस 1/2 है और ओड प्लेसेस में आने के चांसेस 1/3 है, 0 को इवन पे आने के, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं यहां पर 0 को इवन प्लेस पे आने के और 0 को ओड प्लेस पे आने के, और सेम तरीके से 1 को इवन प्लेस पे आने के, 1 को ओड प्लेस पे आने के। तो 0 को इवन प्लेस पे आने के चांसेस 1/2 है, तो 1 को इवन पे आने के चांसेस भी 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होगा। 0 का इवन पे आने के 1/2 है, तो 1 के इवन पे आने के 1/2। फिर 0 का ओड पे आने के चांसेस 1/3 है, तो 1 के ओड पे आने के चांसेस 2/3 हो जाएंगे, ओड प्लेस पे आने के चांसेस। डन है, क्लियर है ना। इन दोनों का सम 1 होगा और इन दोनों का सम 1 होगा, ठीक है, डन। 0 इवन प्लेस पे आता है उसके चांसेस 1/2 है, 1 इवन प्लेस पे आता है उसके चांसेस 1/2 हो जाएंगे। 0 ओड प्लेस पे आ रहा है 1/3, तो 1 ओड प्लेस पे आ रहा है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, डन। अब चाहिए क्या, बोल क्या रहा है यहां पे, ध्यान से देखो कि 10 के बाद 0 1 आना चाहिए। 10 के बाद क्या आना चाहिए, 0 1, ये बोल रहा है। 10 के बाद क्या आना चाहिए, 0 1। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, वो 2 केस कैसे बनेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना। ये बाइनरी लैंग्वेज में आना चाहिए, 10 इज फॉलोड बाय 0 1, ठीक है। फॉलोड बाय में मतलब 0 1 बाद में आएगा, 0 1 पहले आएगा, 0 1 बाद में आएगा, पहले लिखना, पहले लिख लेना, चेक करना एक बार, ठीक है। अब इसमें 2 केस क्यों बनाए हैं बच्चों, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग आपकी ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये इवन प्लेस से स्टार्ट हो रही हो। तो ये अगर इवन प्लेस है तो ये ओड प्लेस हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा और ये ओड प्लेस हो जाएगा, क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं। तो मान लो स्टार्टिंग इवन प्लेस से हुई तो ये ओड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ओड प्लेस। सेम तरीके से यहाँ पर अगर स्टार्टिंग ओड प्लेस से हुई तो ये इवन प्लेस हो जाएगा, ये ओड प्लेस हो जाएगा और ये इवन प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए 2 केसेस बनेंगे और दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, भले ही प्रोबेबिलिटी सेम हो, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता बच्चों, चाहे आप 10 पहले लिख लो चाहे 0 1 पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा, 10 इज फॉलोड बाय 0। ये क्लियर है ना। इसका मतलब कि ये इवन प्लेस पे है, फिर ये ओड पे, इवन पे, ओड प्लेस पे, या फिर ओड प्लेस पे, इवन प्लेस पे, ओड प्लेस पे, इवन प्लेस पे, डन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, फिर तो बस प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की इवन पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की इवन पे आने की हाफ, 0 की ओड पे आने की 1/3, 0 की इवन पे आने की 1/2 और 1 की ओड पे आने की 2/3। बेसिकली चारों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना। वो किस ऑर्डर में होगी ये मैटर करता है, इसलिए इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर 1 की ओड पे आने की 2/3, फिर 0 की इवन पे आने की 1/2, फिर 0 की ओड पे आने की 1/3 और फिर 1 की इवन पे आने की 1/2, ये आ जाएगा। जबकि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, उससे कोई फर्क नहीं, बस ऑर्डर मैटर कर रहा है यहां पर, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला देखेंगे। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अब यहाँ पे समझ लीजिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक डाइस पैक का जिसमें कि 2 4 चाहिए अपने को, कितने चाहिए, 2 4 सक्सेशन में एक साथ चाहिए,
और ये आप फेंकते रहोगे जब तक आपके ये नहीं आ जाते। इट विल बी रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। तो जब तक 2 4 साथ में नहीं आ जाते तब तक आप डाइस को फेंकते रहोगे। 2 4 साथ में आने चाहिए। ये नहीं है कि 1 4 पहले आ गया और फिर कुछ भी आ गया 3 फिर दूसरा 4 बाद में आएगा, ये नहीं। दोनों 4 साथ में होनी चाहिए तब आप रुकोगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले आ गया फिर दूसरा कुछ टर्न्स के बाद आया। और तब तक आप करते रहोगे। और फिर बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट खत्म कब हो रहा है? 5th थ्रो में खत्म हो रहा है। मतलब 5वें चांस में आके 5th थ्रो ऑफ द डाई इज इक्वल टू 5वें चांस में आके अपना एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? रुक गया। मतलब कि क्या बोल रहे हैं? 5वें चांस का क्या मतलब है कि चौथे और 5वें में मेरे पास 4 4 आ गया, 2 4 आ गए ना। और पहले 3 में कुछ भी आ सकता है, पहले 3 में कुछ भी आ सकता है, ये मतलब है। समझ गए बात? अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी, उसमें भी अब केस कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। केस क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैं तब तक थ्रो कर रहा हूं जब तक मेरे पास 2 4 नहीं आ जाते साथ में, तब तक मैं थ्रो कर रहा हूं। और बोल रहे हैं कि मुझे कितने थ्रोस की जरूरत पड़ रही है? एक्सपेरिमेंट विल एंड इन 5th थ्रो। मतलब कि मुझे 5 बार फेंकना पड़ रहा है तब मेरे पास 4 थ्रो आए हैं, तब मेरे पास 2 4 आए हैं, ठीक है। डन। तो मतलब पहले 3 में कुछ भी हो सकता है। बट अगर बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखना, इसमें भी केसेस बनेंगे। केसेस कैसे बनेंगे? मान लो इस बॉक्स में अगर मैं 4 डाल दूं तो क्या इस बॉक्स में 4 आ सकता है? मुझे ये बताओ। अगर मान लो इसमें भी 4 आ गए, इसमें भी 4 आ गए, तो अपना एक्सपेरिमेंट तो यहीं रुक जाएगा, अपना एक्सपेरिमेंट तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब 4 थ्रोज में अपना एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस वाले थ्रो में 4 नहीं आ सकता, इस वाले थ्रो में 4 नहीं आ सकता। डन है? इस वाले थ्रो में 4 नहीं आ सकता। ये क्लियर है? तो यहां पर मैं ये कैंसिल कर दूंगा, 4 यहां पर नहीं आ सकता। और क्या इन दोनों में 4 आ सकता है? अब क्या होगा? क्या इन दोनों में 4 इकट्ठे आ सकता है? इन दोनों में 4 इकट्ठे आ सकता है? वो भी ना आ सकता। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? पहले मैं क्या करूंगा? अब देखो केसेस, देखो कंफ्यूजन पता है क्रिएट क्या हो गई। डन है? एक तो इस बॉक्स में 4 नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता। चलो ये मैंने मान लिया, क्योंकि इस बॉक्स में 4 आ गया तो आपका एक्सपेरिमेंट यहीं पे रुक जाएगा। डन। बट क्या इन दोनों में 4 आ सकता है लगातार? तो अगर इन दोनों में 4 लगातार आ गए तब भी आपका एक्सपेरिमेंट यहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं ये मानूंगा कि इन 3 बॉक्सेस में 4 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, इन 3 बॉक्सेस में 4 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है। डन। फिर मैं आगे आऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसमें 4 फिल कर दूंगा और इन 2 बॉक्सेस में 4 के अलावा कोई और नंबर, 4 के अलावा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं 4 बीच वाले में फिल कर दूंगा और बाकी 2 बॉक्सेस में 4 के अलावा कोई और नंबर। तो ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो 4 को मैंने स्पेशलिटी दे दी, स्पेशल वो दे दिया ट्रीटमेंट। डन है? तो अब इन 3 बॉक्सेस में 4 के अलावा आने के कितने चांसेस है? 4 के अलावा मतलब क्या फेंक रहे हैं हम? डाइस ही फेंक रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 6 में से 4 नहीं चाहिए तो मतलब 5/6, और इधर भी 5/6, इधर भी 5/6। तो 4 के अलावा फिल करना है, 4 के अलावा कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। यहां पर आ जाओ। अब यहां पे मैंने 4 को फिक्स कर दिया। मैंने मान लिया कि इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो बाकी 2 में 4 मैंने नहीं लेने। तो वहां पे भी क्या आ गया? 5/6, 5/6। फिर यहां आ जाओ, यहां पे भी मैंने ये मान लिया इस बॉक्स में 4 आ रहा है, तो बाकी 2 में मैंने 4 नहीं लेने, 5/6, 5/6। अब क्या तीसरे बॉक्स में 4 ले सकता हूं? मैं नहीं ले सकता। वो क्यों नहीं ले सकता? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बस ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से केसेस आपको बनाने पड़ते हैं बच्चों। समझ में आ गया? एंड में 2 4 आने चाहिए थे, पहले 3 बॉक्सेस खाली लिया है। अब इन पहले 3 बॉक्सेस में बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि इसमें मैं 4 नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर तो मेरा एक्सपेरिमेंट यही रुक जाएगा। और क्या कंडीशन है? और मैं इन दोनों में भी 4 नहीं डाल सकता, एक साथ नहीं डाल सकता, अलग अलग डाल सकता हूं, एक साथ नहीं डाल सकता, क्योंकि एक साथ डाल दिया तो एक्सपेरिमेंट आपका यही रुक जाएगा, ठीक है ना। डन। और मैं ऐसे भी नहीं डाल सकता कि यहां पर 4 4 आ जाए, तो यहां पर भी एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। डन है? तो मैंने क्या किया बच्चों? मैंने तो क्या किया, पहले ये वाले 2 4 मैंने फिक्स कर दिए, क्योंकि लास्ट में 2 4 तो आनी चाहिए। फिर मैंने 3 3 बॉक्सेस पे अलग अलग कंडीशन डाली। अलग अलग कंडीशन क्या डाली? पहले मैंने कंडीशन डाली कि तीनों बॉक्स में 4 नहीं आ रहा। सेफ साइड कर दिया अपने आप को क्या कर दिया? सेफ साइड, कि तीनों में 4 नहीं आ रहा। फिर मैंने इस बॉक्स में एक बार 4 डाला, फिर मैंने इस बॉक्स में एक बार 4 डाला। फिर क्या इस बॉक्स में 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। अब मुझे क्या बताओ, क्या 2 बार 4 आ सकता है?
2 बार 4 आ सकता है, या तो 2 बार 4 ऐसे आएगा एक साथ आ गया, 2 बार 4 ऐसे आएगा एक साथ आ गया, 2 बार 4 ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी नहीं आ सकता। समझ गए? तो 2 4 नहीं आ सकते इन 3 बॉक्सेस में किसी भी तरीके से। तो ये 3 केसेस बनेंगे, या तो तीनों में 4 ना आए, या तो तीनों में 4 ना आए, या फिर पहले में आ जाए या फिर दूसरे में आ जाए। डन है? और बाकियों की बाकी बॉक्सेस की फिर मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी। डन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे अब। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखिए 20 कार्ड्स है, उसमें से 10 कार्ड्स पे ए लिखा है, 10 कार्ड्स पे बी लिखा है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं बच्चों, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कार्ड्स में तब तक निकालता जा रहा हूं जब तक मेरे पास दूसरा ए कार्ड ना आ जाए, दूसरा कार्ड मेरे पास ए ना आ जाए, दूसरा कार्ड ए ना आ जाए का मतलब क्या मतलब है? जैसे यहां पर 2 4 थे ना, बट यहां पे 2 4 इकट्ठे चाहिए थे, यहां पर ये नहीं है, यहां पे इनको 2 ए चाहिए, और वो 2 ए कैसे भी आ जाए, पहले आ जाए फिर चाहे कुछ टर्म्स के बाद ए आ जाए। समझ गए बात? डन। तो सेकंड ए कार्ड, अब सेकंड ए कार्ड का मतलब ये नहीं कि सेकंड कार्ड ए होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड कार्ड ए होना चाहिए, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 ए कार्ड्स आने चाहिए, 2 ए कार्ड्स आने चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे पास ये आ गया ए बी बी ए, तो यहां पर मैं रुक जाऊंगा। समझ गए? 2 ए कार्ड आ गए। समझ गए ना? सेकंड ए कार्ड का मतलब समझ गए कि जब मेरे पास दूसरा कार्ड ए आ जाएगा तब मैं रुक जाऊंगा, दूसरा ए कार्ड आ जाएगा, दूसरा कार्ड ए नहीं सॉरी दूसरा ए कार्ड आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझो, दूसरा कार्ड ए और दूसरा ए कार्ड। दूसरा कार्ड ए का मतलब दूसरे कार्ड में ए आना चाहिए, और दूसरा ए कार्ड का मतलब पहला ए कार्ड आ गया फिर दोबारा मेरे पास ए कार्ड दोबारा आ गया। तो ए कार्ड कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। आई होप ये क्लियर है। ए कार्ड कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो जब मेरे पास 2 बार ए कार्ड आ जाएगा तब मैं रुक जाऊंगा। अब कंडीशन क्या है कि 2 बार ए कार्ड क्या आना चाहिए? तीसरे बी कार्ड से पहले आना चाहिए, तीसरे बी कार्ड से पहले। डन। तो बी कार्ड भी मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है मैक्सिमम। बी कार्ड कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे यहां पे ध्यान से देखना। मैं क्या केसेस बनाऊंगा? या तो पहले मेरे पास ए आ गया, दूसरे में भी मेरे पास ए आ गया, तो 2 ए आ गए। डन? क्लियर? फिर मेरे पास पहले, ध्यान से देखना क्वेश्चन को बच्चों, क्या क्या केसेस बनेंगे। मैं तब तक कार्ड उठाता जाऊंगा जब तक मेरे पास 2 ए नहीं आ जाते, तब तक कार्ड उठाता जाऊंगा जब तक मेरे पास 2 ए नहीं आ जाते। बट वो 2 ए किससे पहले आने चाहिए? तीसरे बी से पहले। मतलब बी भी मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। बी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। मतलब कि बी 0 हो सकता है, बी 1 हो सकता है, बी 2 हो सकता है। मतलब कि बी 0 बार, बी 1 बार, बी 2 बार। बट क्या बी 3 बार आ सकता है? नहीं। 4 बार आ सकता है? नहीं, क्योंकि तीसरे बी कार्ड से मुझे पहले चाहिए। समझ गए? तो क्या क्या केसेस बनेंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखो। तो क्या केस बनेंगे कि पहले इकट्ठे ही मेरे पास 2 ए आ गए, पहले कार्ड में भी मुझे ए मिल गया, दूसरे कार्ड में भी मुझे ए मिल गया, या फिर पहले कार्ड में मुझे ए मिला, फिर बी मिला और फिर ए मिला। डन है? अब एक बी आ गया, अब इस एक बी को अरेंज भी कर सकते हो। अरेंज कैसे? कि पहले मेरे को बी मिला, फिर ए मिला, फिर ए मिला। समझ गए? ये एक बी वाला केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया? जिसमें एक बी है। अब कौन सा केस लिखोगे? 2B वाला। अब 2B वाला कैसे आएगा वो ध्यान से देखना। 2B वाला कैसे आएगा? मुझे A मिला, फिर मुझे 2 बार B मिल गया, फिर मुझे A मिला। समझ रहे हो बात को? लास्ट में A तो मिलना ही चाहिए। जैसे मेरे को दूसरा A मिल गया वहां पे मैं रुक जाऊंगा, जैसे भी मुझे दूसरा A मिल गया वहां पे मैं रुक जाऊंगा। तो दूसरा A आपने लास्ट में रखना है, दूसरा A आपने कहां पे रखना है? लास्ट में। ठीक है? डन है? चलिए, तो एक तो ये केस हो गया। अब क्या इसका एक ही केस बनेगा? नहीं, 2B आपके ऐसे भी हो सकता है, मेरा B पहले B आ जाए, फिर A आ जाए, फिर B आ जाए, फिर A आ जाए और फिर B आ जाए। इस तरीके से भी हो सकता है। फिर या फिर पहले A आ गया, वो तो मैंने लिख दिया, या फिर दोनों B पहले आ गए। दोनों B कहां आ गए? पहले, फिर मेरे पास A आया। तो ये सारे केसेस बने। एक बार मैं फिर से समझा दूं बच्चों। या तो B 1 बार हो सकता, 0 बार हो सकता है। तो ये कौन सा केस हो गया? जब B 0 बार है, जब B 0 बार आया। ये कौन से केस है? जब B 1 बार आया, जब B 1 बार आया। और ये कौन सा केस है? जब B 3 बार आया।
3 बार नहीं, सॉरी 2 बार। 3 बार तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तीसरे बी से मुझे पहले चाहिए। अब इसमें भी ये चीज ध्यान रखना बच्चों, लास्ट में जो ए है वो तो फिक्स रहेगा, लास्ट में ए फिक्स रहेगा क्योंकि आपकी गाड़ी तब रुक जाएगी, जो दूसरा ए पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, दूसरे ए पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो बेसिकली आपने इन दोनों को अरेंज करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को अरेंज किया ए बी और उसको उल्टा कर दिया बी ए, फिर इन तीनों को अरेंज किया। तो इस तरीके से बच्चों केसेस बनेंगे। समझ में आ गया ना? पहले ए बी को अरेंज किया, फिर ए बी बी को अरेंज किया, क्योंकि चौथा कार्ड तो आपको ए ही मिलना चाहिए फिर। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स में दोनों में आपके पास ए आ गया, फिर 3 कार्ड्स में आपके पास 2 ए आ गए, 1 बी आ गया, और जो 2 ए आया उसमें ए आपका लास्ट में होना चाहिए। फिर 4 कार्ड्स में से 2 ए आ गए, 2 बी आ गया, डन है। और जो दूसरा ए आया वो लास्ट में होना चाहिए, तभी आपकी गेम क्या होगी, रुकेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 कार्ड में दोनों ए, 3 कार्ड में 2 ए 1 बी, और जो ए है वो आपका लास्ट में होना चाहिए। इसमें 4 कार्ड में 2 ए 2 बी, और जो दूसरा ए है वो लास्ट में होना चाहिए। डन? क्या मैं 5 कार्ड ले सकता हूं? 5 कार्ड में 2 ए 3 बी ले सकता हूं? नहीं। 2 ए तो जैसे 2 ए आ जाएंगे गेम रुक जाएगी। 2 ए से मैं ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकता, 3 ए 2 बी भी नहीं ले सकता। डन? जैसे मेरे पास 2 ए आ जाएंगे गाड़ी वहां पर रुक जाएगी। क्लियर है? चलिए बस यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटीज लिख दो। ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 है, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 है। तो यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू 1/10, ऐसे यहाँ पर 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10, वैसे आप करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं, फटाफट से देखिएगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब रुकना है, बस इन्होंने ये बोला कि 2 जो है वो इवन प्लेस पे आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ थ्रो, हाँ इवन प्लेस पे आना चाहिए। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन थे, इसमें इन्होंने बोल दिया था कि दूसरा ए आते हैं हम रुक जाएंगे, और दूसरा ए भी तीसरे बी से पहले आना चाहिए। यहाँ पे भी 2 4 आते हैं हम रुक जाएंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे तो इन्होंने ये भी बोल दिया था सॉरी कि 5th थ्रो पे हम रुक जाएंगे, 5th थ्रो पे। ठीक है, डन। और यहाँ पे कैसे कंडीशन लगा दी थी कि तीसरा बी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई कि 5वें थ्रो पे रुक जाना है। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई कि तीसरा बी नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा कि 2 जो है वो इवन प्लेस पे आना चाहिए, राइट? तो क्या होगी इसकी कंडीशन, देखो यहाँ पर। तो पहला प्लेस ओड होता है, पहला प्लेस क्या होता है, ओड होता है। तो मान लो पहले प्लेस पे 2 नहीं आया, फिर दूसरे प्लेस पे 2 आ गया, दूसरा प्लेस इवन होता है ना। डन? एक तो केस ये बन गया। या फिर पहले प्लेस में भी 2 नहीं आया, दूसरे प्लेस में भी 2 नहीं आया, तीसरे प्लेस में भी 2 नहीं आया, बस चौथे प्लेस में 2 आ गया। डन है? या फिर पहले प्लेस में भी 2 नहीं आया, दूसरे में भी 2 नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में भी नहीं आया, 5वें में भी नहीं आया, और फिर 6वें में आया। समझ गए बात? डन है? एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्या मतलब है इसका। अब इसका मतलब क्या है कि सेकंड थ्रो में आ गया। इसका मतलब क्या है कि सेकंड थ्रो में आ गया। ठीक है, सेकंड थ्रो में आपका 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 4th थ्रो में आपका 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका 6th थ्रो में 2 आया, फिर आगे वही 8th थ्रो में, 9th थ्रो में, सॉरी 10th थ्रो में, इवन नंबर ऑफ थ्रोज में आपका 2 आता जाएगा। समझ गए बात? ये मतलब है ना 2 अपीयर्स इन द इवन नंबर ऑफ थ्रो। तो ये सेकंड थ्रो में आया, फिर 4th थ्रो में आया, फिर 6th थ्रो में आया, फिर 8th थ्रो में, फिर 10th में, फिर 12th में, फिर 14th में, ऐसे। बट उससे पहले बाकी सारे थ्रोज में 2 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे थ्रोज में 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला तब तक फेंकता रहूंगा जब तक 2 नहीं आता, तब तक फेंकता रहूंगा जब तक 2 नहीं आता। पागल हो गया ये, ठीक है ना? जब तक 2 नहीं आता। और 2 आना कहां पे चाहिए? इवन थ्रो पे आना चाहिए। तो आपने क्या माना? एक बार सेकंड थ्रो में आया, 4th थ्रो में आया, 6th थ्रो में आया, 8th थ्रो में आया, 10th थ्रो में, 12th थ्रो में, बट उससे पहले जितने भी थ्रोज हैं उन सब में 2 नहीं आना चाहिए। समझ गए बात? चलिए, तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल डिजिट 6 होते हैं, 2 चला गया 5, तो 5/6। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी, साथ में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये डाइस इफेक्ट है। डन है? तो ये सेकंड थ्रो में 2 आ गया। सेकंड थ्रो में 2 के बाद फिर किस में 2 आया? 4th थ्रो में। फिर किस में 2 आया बच्चों? 4th थ्रो में। तो 4th में जाके 1/6 आया। समझ रहे हो बात? ये सेकंड थ्रो में, ये 4th थ्रो में,
और फिर उसके बाद किस में, सिक्स्थ थ्रो में, और फिर अगेन एट्थ थ्रो, ऐसे ऐसे गिनती चलती जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला कि इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? इनफाइनाइट सीरीज। साथ में क्या आएगा? इंटू 1/6। क्लियर है? तो यहां पे रुका नहीं। पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चंस में रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि यहां पे तीसरे बी नहीं आना चाहिए, और यहां पर इन्होंने साफ ही बोल दिया था 5वें थ्रो में। डन। चलिए, क्लियर है बच्चों? अब इसमें क्या करो, अब 1/6 तो अपन ने कॉमन निकाल लिया, 1/6 कॉमन निकाल लिया। यहां पे 5/6 बचा, और यहां पर 5/6 का क्यूब बचेगा, और यहां पर 5/6 की पावर 5 बचेगी। तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट सीरीज बन गई विद फर्स्ट टर्म 5/6, कॉमन रेशो 5/6 का स्क्वायर। कॉमन रेशो क्या आ गई? 5/6 का स्क्वायर। डन। तो इनफाइनाइट जीपी का यहां पर फॉर्मूला लगा दो। तो ये आ गया बच्चों 1/6। ए फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। चेक कर लो, ये मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या लगाया? a/1 - r। ए आपका 5/6 हो गया, आर आपका 5/6 का स्क्वायर हो गया। डन है ना? इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि 7th थ्रो के बाद रुक जाओ या 8th थ्रो के तक रुक जाओ, 10th थ्रो तक रुक जाओ, चलता जाएगा जब तक 2 नहीं आता। ठीक है? और 2 भी कहाँ आना चाहिए? इवन थ्रोज में। तो 2nd थ्रो में, 4th थ्रो में, 6th थ्रो में, 8th थ्रो में, 10th थ्रो में, 12th थ्रो में, 14th थ्रो में, और उससे पहले सारे जितने भी थ्रोज हैं उनमें 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है? डन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब जब भी 2 काम हम साथ में करेंगे मल्टी, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। दैट्स इट। जैसे हम पीएनसी में करते थे, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई। दैट्स इट। डन। चलिए, क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले सेशन में हम नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? सी यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।